ओके, मैं ऑडिबल हूँ? ओके, यस सर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली सस्ता वाला स्मार्ट बोर्ड है ना, थोड़ा टाइम लेता है ये डिस्प्ले होने में। तो देखिए, इसमें जो IIT एग्जाम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के जो पेपर्स है 2005 टू 2023 वाला, उसमें से हमने सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन सेपरेट किए हैं, जो आप लोगों के साथ भी शेयर किया था ग्रुप में। तो है ना, ऐसे कई सारे असाइनमेंट, 5-6 असाइनमेंट है डिफरेंट, कुछ PY कुछ नॉन PYQ भी हैं जो आपको ट्राई करने हैं। तो अभी नेक्स्ट 1 वीक तक हम यही डिस्कशन करेंगे। तो अगर किसी ने ये ट्राई ऑलरेडी कर रखा है, अगर आपने ऑलरेडी ट्राई किया है, तो हम सीधा सीधा वो डाउट भी डिस्कस कर सकते हैं, और नहीं ट्राई किया तो फिर मैं एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूँ। तो आप जैसे कहेंगे वैसे होगा। जिन लोगों ने अगर ट्राई ऑलरेडी कर रखा है तो सीधा तुम क्वेश्चन नंबर बताओ, मैं सीधा सॉल्यूशन बताऊं, एक वो कर सकते हैं। क्योंकि आप ट्राई करके, बहुत लोग ट्राई किए ही होंगे, मुझे पता है बहुत लोग कर चुके हैं। तो जैसे जैम 2005 टू 2023 के सारे सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन है, जैम MS, अभी जैम MA का भी हम लोग करेंगे, जैम MA में भी सीक्वेंस सीरीज आता है तो वो भी करेंगे, गेट का भी करेंगे, नेट JRF का आपके पास क्वेश्चन है तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं, जो सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन है नेट JRF के, ठीक है। तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। मतलब कोई भी, देखो जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ सीक्वेंस सीरीज, तो सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के तो हम डिस्कस कर सकते हैं, चाहे जैम, गेट, नेट, ISS, ISI या कोई भी एग्जाम हो। अगर सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चन है तो आप डाउट पूछ सकते हैं। संडे को भी डाउट क्लास होती है 7 to 10 मॉर्निंग में, उसमें पूछ सकते हैं। लाइव क्लास डेली 2 घंटे, उसमें भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें किसी ने किया तो बताओ डाउट, या एक एक करके डिस्कस करें, क्या कहते हो? सर एक एक करके ही कर लो, मतलब मैंने कर तो रखे पहले ये, और आप एक बार ही करोगे ना सारे, तो थॉट प्रोसेस का पता चलता है। हाँ ओके। सर एक बार मोनोटोनिसिटी चेक करने के लिए बता दीजिए तो। देखो, मोनोटोनिसिटी चेक करना है तो सिंपली तुम 4-5 टर्म निकाल के देखो, तुम्हें बिहेवियर दिख जाएगा। एक तो सिंपल तरीका ही होता है। अगर थ्योरेटिकली बुक वाले तरीके से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। एंट्रेंस में ये कभी भी, एंट्रेंस में जो सब्जेक्टिव अप्रोच है वो रिकमेंडेड नहीं होता है एंट्रेंस में, क्योंकि सब्जेक्टिव अप्रोच में टाइम बहुत लगता है, समझ लो ना। तो वहाँ तुम्हें एकेडमिक जो तुम्हारे पास एंट्रेंस में है, तुम्हें क्विकली डिसाइड करना पड़ता है ना। तो उसके लिए सिंपल तरीका, तुम 4-5 टर्म अगर क्विकली डिसाइड कर सकते हो वो कर लो, तो उससे हो जाएगा। कोई सीक्वेंस बताओ तुम्हें पता नहीं चल रहा हो, कोई मुझे सीक्वेंस बताओ जिसमें तुम्हें पता नहीं चल रहा हो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो मैं बता दूं, वैसे बता दो। कोई भी एक सीक्वेंस तुम मतलब बताओ ताकि हम चेक कर सके। हो जाएगा, तुम कुछ टर्म निकालोगे ना तुम्हें दिख जाएगा वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, वो है। कुछ टर्म निकाल के पता चल जाता है सिंपली देख के। हाँ निशा, और कुछ पूछना है? माइक म्यूट कर लो, आपका माइक ऑन है।
ये सर पूछना है क्वेश्चन। बताओ। सर एक क्वेश्चन है xn इक्वल्स टू cos ब्रैकेट हाफ tan इनवर्स ब्रैकेट -1 का होल पावर n into n by 2। एक मिनट। हाँ, तुम्हारा सीक्वेंस है an इज इक्वल टू cos, हाँ, tan इनवर्स tan इनवर्स सर हाफ tan इनवर्स है। हाफ tan इनवर्स, उसके बाद सर ब्रैकेट है और उसके बाद -1 का होल पावर n। हाँ, सर उसके बाद n by 2 कहाँ, इंटू n बाई 2, into n by 2। ये यस सर। ये पाई नहीं है इसमें कहीं भी। ओके ठीक है, हाँ ठीक है, इनवर्स है ना, तो ओके। वन वन, ओके हाँ ठीक है, एक ही कर देते हैं। तो ये देखो, अब इसमें क्या है कि तुम्हें क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन एक्चुअली क्या है, क्या तुम्हें मोनोटोनिक चेक करना है या लिमिट निकालना है, क्वेश्चन ये बताओ मुझे। क्योंकि जरूर थोड़ी है कि जो कन्वर्जेंट होगा मोनोटोनिक भी होगा, नॉन मोनोटोनिक सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होते हैं, है ना। जैसे मान लो सिंपल एग्जांपल है दिस, ये 0 पे कन्वर्ज कर रही है, तो कन्वर्ज करने के लिए जरूर थोड़ी मोनोटोनिक होना चाहिए। मोनोटोनिक एंड बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होगा, ये गारंटी है। लेकिन अगर कोई कन्वर्जेंट है जरूर थोड़ी बाउंडेड होना चाहिए। तो क्वेश्चन इसमें ये है कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या पूछा गया एग्जाम में, क्या लिमिट निकालनी है या मोनोटोनिक चेक करना है। सर चेक करना है इसका मोनोटोनिसिटी है या नहीं, उसके बाद लिमिट चेक करना, अगर है तो लिमिट निकालना है। अच्छा है तो लिमिट निकालना है, ओके। तो कुछ टर्म फाइंड करके देखो जरा। अगर मैं तुमसे पूछूं यहाँ पे, हालांकि इसका लिमिट हमने निकाला था, क्या होगा जी, अगर मैं सिंपल सोचो, यहाँ पे मोनोटोनिक हम चेक करते हैं अभी, उससे पहले तुम देख लो। अगर मैं किसी से पूछूं डायरेक्टली लिमिट निकाल सकते हैं क्या, तो अगर n टेंस टू इन्फिनिटी है तो इसकी वैल्यू कहाँ पे जाएगी, भले मैंने लिमिट निकाल दे, ये मतलब ये इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर n ऑड है तो माइनस इन्फिनिटी, प्लस है तो मतलब n इवन है तो प्लस इन्फिनिटी, कोई भी केस हो। तो tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी कितनी होती है, और tan इनवर्स प्लस इन्फिनिटी कितनी होती है, सॉरी tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कितनी होती है, और tan इनवर्स प्लस इन्फिनिटी कितनी होती है, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2, ये है, चेक कर लो। अब यहाँ 1/2 मल्टीप्लाइड है तो माइनस पाई बाई 4 या प्लस पाई बाई 4 होगा, ओके। अब कॉस में माइनस पाई बाई 4 या प्लस पाई बाई 4 कितनी होती है, सर 1/√2 सेम ही वैल्यू है। तो ये सिंपल कन्वर्जेंट तुम्हारे पास सीक्वेंस है। कॉस माइनस पाई बाई 4 कितना 1/√2 एंड कॉस प्लस पाई बाई 4 ये भी 1/√2। तो कहने का मतलब ये है कि दिस सीक्वेंस, इसकी जो लिमिट है वो तुम्हारी 1/√2 है, फाइन। अब क्वेश्चन रह गया, तो देखो कन्वर्जेंट है तो हमें ऐसे नहीं करना है कन्वर्जेंट तो मोनोटोनिक होगा ही, जरूरी थोड़ी है ना। मोनोटोनिक एंड बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होगा, वो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, अब चेक करना है, तुम कुछ टर्म्स निकाल के देख लो। चलो अगर तुमसे मैं पूछ लूं, चलो a1 फाइंड करो, कोई क्या a1 फाइंड करना इजी है, लेकिन a1 थोड़ा डिफिकल्ट होगा, चेक करो। सर a2 निकाल लेते हैं ना, फिर वो tan इनवर्स माइनस, चलो a2 फाइंड कर लो, ठीक है। a2 क्या आएगा, 2 रखेंगे, 2/2 1, तो tan इनवर्स यहां से आ गया तुम्हारे पास कितना, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 कितना पाई बाई 4, और पाई बाई 4 इंटू 1/2 पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 कितना, सर पाई/8 होगा, 8, चेक कर लो एक बारी, सॉरी पाई बाई 8, अच्छा cos पाई बाई 8 है। नेक्स्ट अगर तुम मान लो a3 फाइंड करो, तो एक्चुअली 3 ये सब निकालने में थोड़ा दिक्कत है, नहीं जो वैल्यू नहीं पता है तुम्हें। अच्छा a4 निकाले तो सर tan इनवर्स 2 आएगा। हाँ, tan इनवर्स 2 निकालना डिफिकल्ट है, ओके। तो अब क्वेश्चन ऐसा मोनोटोनिक कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए तुम्हें कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें इसलिए दिक्कत हो रहा है क्योंकि तुम्हारे
जैम और गेट एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है ना, तो तुम कैलकुलेटर यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम क्या करो, इसमें जो मैं अभी कर रहा था, जैसे cos पाई बाई टी वैल्यू निकलेगी नहीं निकलेगी कैलकुलेटर से, हाँ या ना, निकलेगी ना। अगर मैं a1 भी निकालता हूँ, नहीं नहीं उसमें रहेगा, जो तुम्हारे पास कैलकुलेटर होगा वहां पे उसमें साइन कॉस सब रहेगा, ठीक है। जो जैम का उस पे जो कैलकुलेटर्स होंगे वो साइन कॉस सब रहेगा वहां पे, ठीक है, ई पाई सब रहेगा। तुम गेट कैलकुलेटर डाउनलोड कर सकते हो, है ना, या अभी भी तुम जैम के पोर्टल पे जाके मॉक टेस्ट वहां दे सकते हो, वहां मॉक टेस्ट पोर्टल आई थिंक एक्टिव होगा, तो तुम चेक कर सकते हो कौन सा वाला कैलकुलेटर। गेट कैलकुलेटर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, उसको देखो कौन सा कैलकुलेटर में साइन कॉस ई पाई सब रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगी ना a1 की वैल्यू। अगर तुम्हें अभी तुम्हें दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि तुम खुद से सोच रहे हो फाइन कर रहे हो। मैं a1 जैसे फाइन कर रहा था तो यहाँ तुम्हें मिल रहा है tan इनवर्स माइनस 1/2। तुम सोच रहे हो tan इनवर्स माइनस 1/2 क्या है, ये सोच रहे हो ना। तो tan इनवर्स यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, तो tan इनवर्स माइनस में फिर cos की वैल्यू अप्लाई करो। तो कहने का मतलब कैलकुलेटर से निकाला जा सकता है, कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड है, कैलकुलेटर तुम्हारे स्क्रीन पे होगा तो उससे वैल्यू फाइन कर लो। तो ये क्या आ गया, माइनस tan इनवर्स 1/2, माइनस बाहर कर दिया, cos माइनस खत्म। तो मेरे ये टर्म तो पॉजिटिव टर्म्स ही हैं सारे। अब तुम्हें कैलकुलेटर से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब तुम कैलकुलेटर लगाओ भाई। हाँ जी निशा, कैलकुलेटर है तुम्हारे फोन में? हाँ, तो अब तुम क्या करना, a1 निकालना, a2 निकालना, a3 निकालना, कैलकुलेटर की हेल्प से आ जाएगा। जैसे तुम्हें अब यहाँ नहीं पता tan इनवर्स 1/2 क्या है, तो वहां पे तुम्हें मिल जाएगा, उससे कैलकुलेट करके देखो क्या आंसर आता है, तो उससे तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी। तो वहां से तुम एक बार चेक कर पाओगे मोनोटोनिक है कि नहीं है। दूसरा तरीका ये, तुम सोच रहे होगे कि हम डिफरेंस लेके देखते हैं, वो भी ट्राई कर सकते हैं हम लोग। मतलब जनरली बुक में क्या होता है तुम देखते हो, जनरली क्या लिखा रहता है, an + 1 - an, ये फाइंड करते हैं लोग, है ना। फिर अगर ये पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग है, सॉरी पॉजिटिव आ गया तो इंक्रीजिंग है और नेगेटिव आ गया तो डिक्रीजिंग है। इस तरीके से ये भी कर सकते हो। इसमें टाइम लगेगा, पर तुम्हें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा cos a + cos b का, वो भी कर सकते हो, उससे भी आंसर आएगा। अगर तुम ट्राई, एक्चुअली तुमने एफर्ट ही नहीं किया, क्वेश्चन देख के तुम्हें डर लग गया। अगर तुम ट्राई करो, cos a + cos b का फॉर्मूला होता है, याद है तुम्हें, cos a + cos b, हाँ अप्लाई करो, उससे आंसर आ जाएगा। और क्या तुम tan इनवर्स को बाद में अगर जरूरत पड़ी तो cos इनवर्स बना सकते हो, है ना। हम किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी भी अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, फॉर्मूला होता है उसका। तो उससे तुम एक बार फिर से तुम ट्राई करो, नहीं तो नेक्स्ट टाइम फिर से पूछना। एक तो तरीका है कि कैलकुलेटर की हेल्प से ईच टर्म फाइंड करो, दूसरा तरीका है तुम ये फाइंड करो जो बुक में जनरली करता है, an + 1 - an। अब यहाँ n की जगह प्लस रखो, cos a - cos b, सॉरी cos a - cos b का फॉर्मूला यूज होगा, यूज करो, फिर वहां से टर्म आएगी, फिर वहां से तुम देखो आगे फिर कन्वर्ट होकर कुछ आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करना है तो अगर वैसे डिसाइड कर पा मोनोटोनिक है, अदरवाइज नहीं है। हालांकि जहां तक मुझे याद है ये क्वेश्चन जैम का ही आया हुआ है, शायद जैम का ही है, जैम एमए का है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जब असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्वेश्चन, हाँ अच्छा असाइनमेंट में है, ये जैम एमए का ही है। एक्चुअली अभी हम जैम एमए का भी पेपर डिस्कस करेंगे। अभी जो मैंने खोला हुआ जैम एमएस का है, जैम एमए का सीक्वेंस सीरीज भी डिस्कस करेंगे, उसमें ये क्वेश्चन है, जैम एमए में आया हुआ क्वेश्चन है। और आई थिंक मुझे याद है लिमिट पूछा है उसने। तो तुम्हें देखना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से, ठीक है ना। हाँ तुम ट्राई करो एक बारी, मैं तो दो अप्रोच बताया मैंने, इस टर्म की वैल्यू निकालो, नहीं तो ये फाइंड करो। फिर भी नहीं हो रहा तो नेक्स्ट टाइम फिर पूछो, फिर हम ट्राई करते हैं, या ना हो तो मुझे फिर व्हाट्सएप करना। हाँ कैलकुलेटर के थ्रू इतने सारे वैल्यूज निकालने के बाद क्या करना है? सारे वैल्यू निकालना, कुछ टर्म निकालना, तुम्हें देखना टर्म कई बार क्या होगा, पहला टर्म ज्यादा है, दूसरा कम, तीसरा ज्यादा, तो मतलब मोनोटोनिक नहीं है। अगर टर्म्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ गए तो मतलब उसको फॉलो करेगा, ये चीज है। तुम्हें जी शिवम सर मुझे इसमें एक चीज पूछनी थी, अगर सर ये cos π/8 हम लोग लेते हैं तो वो cos 80 हो जाएगा, और अगर cos π/4 लेते हैं मान लीजिए तो उससे 90 डिग्री हो जाएगी, और cos को देखते हैं सर 80 to 90 जाते हैं, मतलब सर डिक्रीज होता है। तो ये तो आप ग्राफ से बता सकते हैं, ऐसे अगर चाहते तो हम यहाँ भी बता सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। हमें ग्राफ से आइडिया है कि 0 से π/2 में cos डिक्रीज करता है ना, और π/2 से यहाँ तक जाके पाई में आपका ये मतलब 0 to π में cos डिक्रीजिंग है ना, और π2 ये 3π/2 है, और ये 2π है इंक्रीजिंग है, तो उससे भी चेक कर सकते हैं। यस उससे भी चेक करेंगे तो सर उस हिसाब से सर ना तो उसको मॉनिटरिंग डिक्रीजिंग में नहीं आएगा आई थिंक। अगर सर ये डिग्री अगर बढ़ती जाएगी तो वो डिक्रीज होने के बाद ग्राफ के धीरे धीरे इंक्रीज होगा।
हाँ, लेकिन डिपेंड करता है ये एंगल क्या आ रहा है, क्योंकि आप पता है ना, देखो 0 से पाई तक ये डिक्रीज करेगा एंगल, पाई से 2 पाई तक फिर इंक्रीज करने लगेगा। तो आपको देखना है कि एंगल का रेंज क्या है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन वो रेंज के हिसाब से डिपेंड करेगा ना। तो सर यहाँ पे पहले वो जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये पहले उसकी रेंज निकालनी पड़ेगी कि एंगल कहाँ से कहाँ जा रहा है। हाँ, वो कर सकते हैं आप। तो tan इनवर्स का रेंज क्या है? tan इनवर्स माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में आंसर देता है ना। tan इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो tan इनवर्स का रेंज क्या होता है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, चाहे आप कुछ भी ले लो, जो tan इनवर्स रेंज है। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में देखिए यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 से 0 में cos इंक्रीजिंग है, और यहाँ से पाई। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ cos है ना, तो ये नेगेटिव को तो पॉजिटिव ही कर देगा। cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा ही होता है। तो वो आप लिख के देखो, आई थिंक क्लियर होगा। नहीं तो फिर मैं लिख के देखो, पहले आप खुद ट्राई करो ताकि ज्यादा सीखोगे। तो आप लिख के एक बार देखो, आपको आइडिया लग जाएगा, है ना, ये चीज है। हाँ, आप लिख के देखो, समझ आ जाएगा। जो आप सोच रहे हो उसको बस एक बार लिख के आप ट्राई करो। सर ग्राफिकल वे में एक बार अप्रोच सर वैसे ही कर सकते हैं जैसे आपने बताया, एंगल वेक्टर के एक बार चेक करें। हाँ हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, यस। क्वेश्चन अगर वहाँ पे है उस पर एक काइंड ऑफ अप्रोच की नॉलेज होनी चाहिए ताकि इस वे में रखेंगे। देखो अगर बाई कैसे एक्चुअली डिपेंड करता है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। कई बार क्या होता है कि एंट्रेंस में वही चीज पूछेगा जो क्विकली निकाल लोगे। अब घर पे जैसे बच्चा सिर्फ इतना बताया, अब ये सब कुछ फाइंड करेगा, तो बहुत सारी चीजों फाइंड करने बहुत सारा टाइम भी लग सकता है। तो वहां जब क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं एग्जाम में, तो आपको देखना है क्या पूछा गया है, तो उसके निकालने के शॉर्टकट वेज क्या है वो देखना पड़ेगा हमें। और एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एंट्रेंस में, जैम या गेट में, जिसमें आपको 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट लगेंगे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि 60 या 65 क्वेश्चन से 3 घंटे में करने हैं। तो अगर एवरेज देखोगे एक क्वेश्चन में 2-3 मिनट मिलता है ना, इस तरह से। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा इसमें 20-30। और ऐसे भी सारे क्वेश्चन करने नहीं है। अगर आपको आप ये सोच के थोड़ी जाओगे 100% अटेम्प्ट करके आने हैं। ये बीएससी का एग्जाम थोड़ी है, 10th 12th का एग्जाम थोड़ी है सब्जेक्टिव वाला कि सारे करके आने हैं। यहाँ पे आप अपना बेस्ट ट्राई करो, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो नेगेटिव मार्किंग अगर आप सारे क्वेश्चन करके आओगे, जो आपको आता भी नहीं वो भी कर दिए, तो गलती हो सकती है। तो आपको वहाँ पे 60, 70, 80 मार्क्स का सही से अटेम्प्ट करके आना है। 40-50 नंबर आ गया तो टॉप 10 में आ जाओगे आप। 40 to 50 इस बार गेट का हो या जैम का हो, रैंक टॉप 10 में ही था। ठीक है, 40 to 50 का जो मार्क्स रेंज है जी। तो आपको सारे क्वेश्चन ही करने। अच्छा, कर किसे किए? हाँ, तो डिक्रीजिंग आ रहा है। ओके, ठीक है, फिर डिक्रीजिंग होगा। ऐसे भी ये 0 कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है? 1/√2 पे। तो पहला टर्म देखोगे पता चल जाएगा। मैं लिमिट बाहर ही निकाल रखा मैंने। तो आपको पता है कि अगर सीक्वेंस डिक्रीजिंग है तो वो लिस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी। अगर सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, सॉरी हाँ क्या बोला मैंने, अगर इंक्रीजिंग है तो लिस्ट अपर बाउंड, सॉरी मैं गलत बोल दिया। अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो लिस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी, सुप्रीमम बोलते हैं। और अगर सीक्वेंस डिक्रीजिंग है तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी, जिसको हम इन्फिमम बोलते हैं, है ना। तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इन्फिमम पे कन्वर्ज करेगी। तो अगर ये डिक्रीजिंग है तो पहला टर्म इससे ज्यादा ही आया होगा, आप चेक करो। अगर फर्स्ट टर्म इससे ज्यादा ही होगा, फिर वो डिक्रीज करते हुए यहाँ तक पहुंचेगी। 0.9732। अच्छा, 0.97 हो गया ना। ये अप्रॉक्स कितना आएगा? 1/√2 कितना है? 2/√2/2 है ना ये। ओके, तो 1.4 0.7 के करीब आएगा। देख कर कितना आ रहा है? 2.7 ना। हाँ, तो फिर ये डिक्रीज करेगी। A2 कितना आया? 0. दोबारा 923। ये 97 था, यहाँ 0.97 है, 0.92 है। A3 क्या है? सर ये सब 0.86। 8816। ओके, फिर ऐसे ही तुम निकालो, यहाँ से एक आइडिया मिल तो क्या डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और एट द एंड यहाँ पे जाके कन्वर्ज कर जाएगी वो। तो कन्वर्ज करने का क्या मतलब है कि कुछ टर्म को छोड़ दो तो उसके बाद के सारे टर्म एक ही पॉइंट के आसपास है, मतलब इसी के नेबरहुड में सारे पॉइंट पहुंच जाएंगे। एन अगर बहुत लार्ज ले लोगे तो अप्रॉक्स हर पॉइंट पे आंसर, हर एन के लिए आंसर यही आएगा। तो यहाँ पे कन्वर्ज कर रही है ना, एन वेरी लार्ज है तो ये सीक्वेंस के सारे टर्म इसके आसपास जाके जमा हो जाएंगे। ठीक है, तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो आंसर भी मिल गया, इन लोगों ने ट्राई कर ही लिया। ठीक है जी निशात, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। आप भी कर सकते थे, आप थोड़ा अफोर्ड करो, घर पे अलग अलग अप्रोच ट्राई करो, और यही अप्रोच एग्जाम में हेल्प करेगा। आप सीधा क्लास में आए, टीचर ने अप्रोच बताया, आपने वो कर लिया तो रट्टा टाइप का हो गया।
आपका अपना अप्रोच वो होगा जो आप खुद सोचोगे। तो आप टीचर से बेटर भी सोच सकते हो अगर आपने ट्राई किया खुद से। एक क्वेश्चन को 1000 तरीके से किया जा सकता है। हम ह्यूमन की एक लिमिटेशन, जैसे मेरी भी लिमिटेशन, मैं 1 2 3 तरीका सोच पाऊंगा, लेकिन अगर चाहे तो इंसान 10 तरीके से कर सकता है। तो वो आपके थिंकिंग एबिलिटी और टाइम स्पेंड कितना करते हैं उस पर डिपेंड करता है। सर इसका लोअर बाउंड रहेगा π/8 ओके और अपर बाउंड रहेगा π/4 और ओके सीक्वेंस लाई करेगा 1/√2 पे। ओके हाँ यस ठीक है। और हाँ मतलब कि इसमें इतना भी सर करने की नीड नहीं है, हाँ। मतलब कि cos है और tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x मतलब कि 0 to π/2 के बीच में डिक्रीजिंग होता है, सॉरी इंक्रीजिंग होता है, स्ट्रेटली इंक्रीजिंग। हाँ मतलब कंपोजिशन लगा दिया मैंने तो। ठीक है। tan इनवर्स ऐसे जो भी tan इनवर्स की वैल्यू समथिंग है, ये -π/2 से π/2 में होगा। ओके अब अगर अपॉन 2 कर दिया तो -π/4 से π/4 में आना है इसको। हाँ सर cos में वो पॉजिटिव ही होगा, तो अगर मतलब मोटा मोटा सोचे कि 0 से π/4 तो डिक्रीजिंग ही जाएगा और π/4 पे 1/√2 आएगा तो वही वैल्यू हो जाएगी। हाँ अगर cos लगा दिए तो cos यस सोचने के हिसाब से सर सोच सकते हैं, क्योंकि cos 0 पे 1 है, जैसे हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकाली वो आ रही है 0.97। cos निकालोगे तो cos π/4 से ये चली जाएगी cos 0 तक, है ना? ऐसा कुछ चेक करो। अपर बाउंड क्या 1 होगी? हाँ 1 होगी ना, ठीक तो है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, tan इनवर्स का रेंज है -π/2 से π/2, 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि यहाँ 2 डिवाइड है, तो 1/2 tan इनवर्स का रेंज हुआ -π/4 से π/4। cos लगा दो, तो cos जब ऑपरेट कर रहे हो तो cos एक्चुअली क्या करेगा, नेगेटिव पे भी cos की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, cos - θ = cos थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, cos की वैल्यू cos ऑफ दिस ये लाई करेगा कहीं ना कहीं cos π/4 टू cos 0, क्योंकि 0 पे हाईएस्ट वैल्यू है cos की, cos 0 हाईएस्ट होता है ना 1, तो यहाँ पे cos π/4 टू cos 0 ये रेंज हो जाएगा इसका। cos 0 कितना 1 और cos π/4 कितना 1/√2, तो ये सीक्वेंस जो है इसके टर्म्स 1/√2 और 0 के बीच ही, 1/√2 और 1 के बीच ही आएंगे सारे टर्म्स। चेक करो आप, और वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपने टर्म निकाल लिए, तो पहला 0.9 के करीब है और लास्ट में जाते जाते जब n इंफिनिटी को अप्रोच करेगी तो आपके an की वैल्यू आने लगेगा 1/√2 के आसपास। ठीक है जी, यही है। ठीक है, आई थिंक वो सही बता रहे थे ना अभिजीत, आप यही बता रहे थे, कुछ और बता रहे थे? सर मैंने तो कंपोजिशन लगा दी, डेरिवेटिव करके कंपोजिशन लगा दी, मतलब कि cos tan इनवर्स ऑफ, मतलब एक प्रॉपर्टी पहले लगाया tan इनवर्स ऑफ -x = -tan इनवर्स x, हाँ यस -1/n बाहर कर दिया, यस तो जब माइनस इनवर्स मतलब बाहर चला जाएगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हाफ tan इनवर्स n बन जाएगा यस। n/2। तो अब tan इनवर्स x बन गया fx मान लिया। ठीक है, तो आपने क्या किया, माइनस को बाहर निकाल लिया, सो n को n/2 था ना, तो यहाँ n/2 है, एक मिनट, सो ये आपने क्या किया n/2, सो यहाँ पे सिंपली cos, ठीक है, चाहे n ऑड हो, इसको tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x और cos -θ cos थीटा, फाइनली दिस विल कन्वर्ट इनटू दिस। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ ओके तो 0 to π/2 के बीच में tan इनवर्स x क्या होता है सर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। हाँ tan इंक्रीजिंग होता है, तो gov of x बन जाएगा ये फंक्शन अल्टीमेटली। हाँ ठीक है, तो डेरिवेटिव कर दिया तो वो नेगेटिव बन रहा है। ओके, तो मतलब डिक्रीजिंग है, आपने ये चेक कर लिया डिक्रीजिंग फंक्शन है। हाँ अब लिमिट के अंदर tan इनवर्स के अंदर चला दिया तो π/2 बन जाता है, वो π/4 बन जाएगा, cos π/4 1/√2। ठीक है, ठीक है ना, मतलब ये है कि रेंज निकाल लिया, वही जो मैं दूसरे तरीके से कर रहा था, उन्होंने यही किया। तो यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया कि ये डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग में क्या होता है, अगर x < y है तो fx > fy हो जाएगा इस तरीके से। तो ठीक है भैया, और भी अप्रोच हो सकते हैं, इन्होंने ऐसे ट्राई किया, आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं, मैं कुछ नया ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन नया कब निकल के आएगा, जब आप खुद से सोचोगे। आप अगर कहीं सॉल्यूशन ढूंढोगे, कहीं लिखा हुआ मिल जाए किसी बुक में, तो उससे आप सीख नहीं पाओगे बहुत ज्यादा, और वो जो आपने कहीं से सॉल्यूशन ढूंढ भी लिया तो एग्जाम में रेयरली वो याद आएगा, क्योंकि आपने खुद सोचा नहीं। तो लॉन्ग टर्म तक क्या याद रहता है, जो हम खुद सोचते हैं। तो अगर आपने समहाउ सॉल्यूशन देख भी लिए बिना सोचे हुए,
तो वो बहुत दिन तक याद भी नहीं रहेगा। एग्जाम में रेयरली है कि आपको क्लिक करेगा, कि एग्जाम में वो चीजें क्लिक करती है जो हम खुद से ज्यादा सोचते हैं। तो इसलिए आपको अनसॉल्व क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, इस पर थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे तो आपको आइडिया डेवलप होगा एक्चुअली। जी सर इसमें tan इनवर्स n/2 थीटा भी तो ले सर एक सकते बार हैं cos 2 थीटा। यस यस, बताइए हाँ शिवम। सर, उसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए सर, जो अभिजीत ने अभी अप्रोच बताई ना सर, एक बार। जी जी, अभिजीत ने ये कहा कि आपका ये फंक्शन देखो ध्यान से, दिस फंक्शन इज, आपने एफओजी पढ़ा है, दिस इज एफओजी ऑफ एन है एक्चुअली, ये कहना चाह रहा है। कंपोजिशन पढ़ा होगा आपने, तो एफ आपके पास कॉस है और जी आपके पास ये वाला फंक्शन है कॉम्पोजिशन से, कॉम्पोजिशन में कन्वर्ट किया। अब आप इसका नेचर चेक करोगे कि क्या है ना। तो आप डेरिवेटिव फाइंड कर लो, ऐसे भी कर सकते हो आप। मतलब सिंपल एक फंक्शन लेके इसका डेरिवेटिव, मान लो n की जगह x रख लो, आप इसको डिफरेंशिएट कर लो आप, तो क्या आप डिफरेंशिएट करके डिसाइड कर सकते हो कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? यस सर, डिफरेंशिएट करके डिसाइड किया जाता यस, तो वही किया इन्होंने। आप डिफरेंशिएट कर लो, पता चल जाएगा आपको, डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा यहाँ पे। है। सर डिफरेंशिएट पूरे पूरे फंक्शन को करना है या फिर जो ब्रैकेट के अंदर ये आप पूरे फंक्शन को कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। कॉस का डेरिवेटिव फिर इसका डेरिवेटिव, आप पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो तो भी डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, उतना सोचने की जरूरत भी नहीं है, फिर सोचने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट कर लो। हाँ जी आदित्य, कुछ आप पूछ रहे थे? सर हम ये बोल रहे थे कि tan इनवर्स n/2 को हम थीटा मान देते हैं, Yes. cos 2 थीटा का फार्मूला यूज कर देंगे तो उससे आसानी से डिक्रीजिंग दिख रहा है सर। ओके, ये भी तरीका सही है। देखो अभी इसे मान लो, इसको आपने थीटा मान लिया, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक एंगल है, तो आपने थीटा ले लिया, तो ये कन्वर्ट हो गया है ना, ठीक है। तो वहां से अप्लाई कर सकते हो आप। लेकिन ये cos क्या हो जाएगा, ये cos थीटा बाई 2, अच्छा इसको क्या माना, 2 थीटा, थीटा बाई 2 ये थीटा बाई 2 हो गया। फिर ये बन जाएगा सर 1/√2 रूट 1 प्लस cos tan इनवर्स m/2। अच्छा, तो इसको आपने फिर अप्रोच किया, सर cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। तो cos 2 थीटा नहीं बन रहा है यहाँ पे, यहाँ cos थीटा बाई 2 है, तो उससे निकाला आपने, ये तो cos थीटा बाई 2 है यहाँ पे। हाँ तो cos थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं ना, cos थीटा बाई 2 इक्वल्स टू हाँ 1/2 cos थीटा माइनस 1 का रूट, cos थीटा माइनस 1 का रूट, नहीं होल पे रूट सर cos 2 थीटा इक्वल 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा जब उसको लगा रहे हो आप, मतलब ये कह रहे हो आप कि जो cos 2 मतलब cos थीटा को खोल रहे हो आप, cos 2 थीटा क्या होता है, हाँ cos थीटा यस सर, सो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यस सर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से, अच्छा ये यहाँ 2 थीटा होगा तो यहाँ होगा ऐसा है ना, सो यहाँ पे 2 थीटा है, cos 2 थीटा, देन यहाँ से आएगा, तो यहाँ से आप cos थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो कुछ ऐसा आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 का रूट। अच्छा, तो यहाँ थीटा बाई 2 कर दोगे तो यहाँ थीटा हो जाएगा, अगर यहाँ थीटा बाई 2 कर दिया तो यहाँ थीटा हो गया। ओके ठीक है, तो इससे भी देख लो अगर समझ आता है तो, इससे भी मतलब मेरा वही कहने का मतलब है कि तुम्हें ट्राई करोगे तुम्हें नया अप्रोच समझ आएगा, ठीक है ना। जब खुद समझना है तो फिर डिस्कस करते हैं क्या किया तुमने। बट देखो अभी तक 3-4 लोगों ने बताया, अलग अलग अप्रोच बताए, और सारे अप्रोच से सेम ही आंसर आएगा। अगर आपने सही सोच रहे हो तो हर अप्रोच से आंसर सेम ही आएगा, अलग नहीं आएगा, है ना। मैं तो सिंपल क्या किया, मैं तो ऐसे जनरली करता हूँ, टर्म्स निकाल लेता हूँ, फिर उसके बाद एंट्रेंस में ये करते हैं, वरना बुक्स में यही सॉल्यूशन देखोगे तो वो डिफरेंस लेके फिर कर रहा होता है। ये सब भी अप्रोच ठीक है, यू अज्यूम थीटा या सिंपली डिफरेंशिएट कर दो, चेक कर लो फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तो इस तरीके से भी चेक किया जा सकता है, ठीक है। तो आई थिंक और कुछ, ठीक है। इसमें किसी ने ट्राई नहीं किया तो देख लेते हैं स्टार्टिंग से। चलो तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ठीक है, एन पॉजिटिव है, ये सब टर्म्स ध्यान रखना है, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो ध्यान रखना है आपको। सो सीक्वेंस पॉजिटिव नंबर का है, लिमिट एन की पावर 1/n l है, तो ये देख के कुछ याद आ रहा है आप लोगों को?
हाँ सर, वो ये बेसिकली ये रूट टेस्ट, 0 पे जाएगी। रूट टेस्ट था ना, तो रूट टेस्ट से यहाँ आया कि सीरीज an क्या होगी, अगर a लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, कन्वर्जेंट बाय रूट टेस्ट। अब देखो कैसे रिलेट कर रहा है, तो रूट टेस्ट में ये कंडीशन होती थी an की पावर 1 बाई n पॉजिटिव टर्म है, तो ये कन्वर्जेस, और अगर ये कन्वर्ज करी तो an की लिमिट कहाँ पे जाएगी, तो an की लिमिट 0 पे जाएगी, तो इसका मतलब निकला कि लिमिट ऑफ an 0 है, ठीक। एक ये है, फिर भी अब तुमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ फॉलोइंग सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट, कौन सा कन्वर्जेंट नहीं होगी, और ये सिंगल करेक्ट है। तो आपने एक थ्योरम पढ़ा हुआ है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि an की लिमिट 0 ना हो तो क्या कह सकते हैं इस सीरीज के बारे में, सीरीज डाइवर्जेंट बन जाएगा, सीरीज पक्का डाइवर्जेंट होगी, है ना, दिस इज डाइवर्जेंट। तो देख लो ऐसा कुछ मिल रहा है कोई, लास्ट वाला ऑप्शन हट जाएगा, इसकी लिमिट कहाँ जाएगी, इनफाइनाइट ऊपर आ जाएगा ना, बेसिकली न्यूमरेटर में n आ जाएगा किसी भी तरह से। तो यहाँ पे n की लिमिट 0 है, तो 1 बाई रूट n रूट an n टेंस टू इंफिनिटी, ये कहाँ पे जाएगी, इन्फिनिटी पे, तो 0 तो नहीं आया। तो पूछ रहा था कौन सा कन्वर्जेंट नहीं है, तो ये सीरीज है जो कन्वर्जेंट नहीं है, हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ देखो अब रिजल्ट तो कैसे यूज हो रहा था, आपको थ्योरीज क्लियर होना चाहिए, और थ्योरीज क्लियर होना काफी नहीं है, थ्योरीज को अप्लाई भी करना आना, जैसे मैंने अभी अप्लाई किया, अब देखो क्या क्या यूज किया, यहाँ से मैंने रूट टेस्ट यूज कर लिया, ये आ गया। अब ये यही वाला थ्योरम है, इसी थ्योरम दूसरे तरीके से वहां लिखा हुआ है कि अगर सीरीज कन्वर्ज कर रही है तो an की लिमिट 0 होगी, अब an की लिमिट 0 है, अब ये थ्योरम की अगर लिमिट 0 नहीं है an की तो सीरीज डाइवर्ज करेगी। मुझे पूछा था कौन सा सीरीज डाइवर्ज करेगी, तो मैंने पहले तो ये चेक किया कि किसका जो an के जगह पे जो भी चीजें हैं, ऐसा कोई है क्या 0 पे नहीं जाएगी, तो जो 0 पे नहीं जाएगी जो सीक्वेंस, तो उसके करस्पॉन्डिंग सीरीज कभी भी कन्वर्ज नहीं करेगी, तो उससे डी ऑप्शन आ गया। तो एंट्रेंस का ये अप्रोच कर सकते हैं आप, है ना, एंट्रेंस में है ना, वो आपको क्वेश्चन करके समझ आएगा कि कैसे कैसे करने हैं, है ना। अब मैंने इतने सारे एग्जाम्स दिए तो मेरा हैबिट है थोड़ा सा ना, इतने सारे एग्जाम्स अभी से तब से लेकर अभी तक दे रहा हूँ, तो उस तरह से हैबिट बन जाता है। लेकिन प्रैक्टिस आप कभी से पीआईक्यू में एक लेवल होता है, पीवाईक्यू के क्वेश्चन में एक लेवल है ना, जो बुक्स के क्वेश्चंस में वो बेसिक कॉन्सेप्ट घुसाता है, यहाँ पे क्या है 3-4 कॉन्सेप्ट मिला देगा एक साथ। अब आपको सोचने में डिफिकल्ट होगा अगर आपने सिर्फ बेसिक थ्योरी पढ़ी है, तो उसके लिए पहले क्वेश्चंस बुक के एग्जांपल एक्सरसाइज ट्राई करने पड़ेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस, देन आप यहाँ तक पहुंच पाओगे। लेकिन ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ तो आपको समझ आ रहा है कि कैसे सोच रहे हैं, तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है जी। किसी को डाउट है इसमें, ओके चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास कि कंसीडर द सीक्वेंस Sn ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स सर्टिफाइंग रिकरेंस रिलेशन, ठीक। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअली इसको मैं ठीक से लिखूं अगर, तो Sn+1 की वैल्यू है कहीं ना कहीं, क्या है Sn+1 की वैल्यू Sn प्लस Sn-1 अपॉन 2, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये एमजीएम का कॉन्सेप्ट लग जाएगा सर यहाँ पे। हाँ एक्चुअली एक फॉर्मूला भी डायरेक्ट है, वो भी यूज कर सकते हो आप सर कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस, हाँ कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस जो कॉन्सेप्ट था, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, बाद में लिखाए थे तब क्लास में नहीं लिखाए थे। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी हो, देखो टर्म कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो मतलब n मोर देन इक्वल टू 1 है ना यहाँ पे सीक्वेंस में, किसी को याद है Sn की लिमिट क्या आएगी, 2 प्लस 12 प्लस समथिंग करके, नहीं a1 प्लस 2, यहाँ Sn है ना, तो s1 प्लस 2 s2 अपॉन 3, तो ये एक फॉर्मूला है जिसको प्रूव किया जा सकता है इजीली, क्लास में प्रूव किया होगा मैंने उस समय ना, बहुत टाइम लिया था उस क्वेश्चन में एक्चुअली जब ये करा रहे थे। तो ये एट द एंड ये निकल के आएगा, अगर कोई ऐसी सीक्वेंस है जहां पे क्या हो रहा है, जो नेक्स्ट टर्म है प्रीवियस 2 टर्म का एवरेज है, देखो ना आप, अगर आप S3 निकालोगे यहाँ से थर्ड टर्म सीक्वेंस की, तो S1 प्लस S2 अपॉन 2 आएगी, मतलब प्रीवियस 2 टर्म का एवरेज है। तो इसका डायरेक्टली रिजल्ट है, थ्योरम एज अ थ्योरम समझ लो आप, कि अगर ऐसा हो कि जो नेक्स्ट टर्म सीक्वेंस की है वो प्रीवियस 2 टर्म का एवरेज है, सो देन उस सीक्वेंस की लिमिट, ये फॉर्मूला है और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते रहते हैं। तो इसका लिमिट सीधा होगा पहला टर्म जहां से सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है, यहाँ स्टार्ट अगर कभी 0 से स्टार्ट होता है कई बार, तो वहां आंसर होगा a0 प्लस 2 टाइम a1 अपॉन 3, और यहाँ स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो ये होगा s1 प्लस 2 s2 अपॉन 3, ये लिमिट का फॉर्मूला है सिंपल। अब ये प्रूव करने का रहेगा तो ये भी मुश्किल नहीं है, ये आसान है, आप पुट करके देख लो, Sn प्लस 1 की वैल्यू रख दो, देखो खुद ही वो रिकरेंस रिलेशन बन जाएगी ना, चेक करो अगर आप, ये मैंने क्लास में प्रूव कराए हैं, जिन लोगों ने लेक्चर वीडियोस देखे हैं
आप बैच 1 के, क्योंकि बैच 2 में दूसरे सर पढ़ा रहा था सीक्वेंस, बैच 1 के अगर आप वीडियोस देखोगे जहां पे मैंने, है ना, वो पढ़ाया हुआ है सीक्वेंस, तो उसमें देखना ये प्रूव कराया होगा, कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस जहां पे पढ़ाया होगा, हाँ कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस में ये मैंने प्रूव करके दिखाया होगा आपको। सिंपल है, कुछ है नहीं ऐसे, आप पुट करो फिर ये सिंपल रिकरेंस रिलेशन आती रहेगी। एक करके दिखा देता हूँ, फिर आप उससे वो कर लोगे। Sn+1 माइनस Sn है ना, तो Sn+1 की वैल्यू रख लो यहाँ पे, क्या होगी? सर यहाँ पे एक थ्योरम होता है कि Sn+1 माइनस Sn सीरीज कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली Sn इज कोची सीक्वेंस। हाँ, वहाँ से कॉन्ट्रैक्टिव बन जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्टिव एवरी कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस इज कोची। यस, तो वहाँ से सीधा प्रॉपर, हाँ मतलब कॉची सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस, ऑल थ्री आर इक्विवेलेंट इन रियल सेंस। रियल सेंस मतलब रियल नंबर पे अगर बात कर रहे हैं तो, बाकी पे रियल नंबर पे बात करें दे आर ऑल इक्विवेलेंट। तो उससे मतलब एक क्लास में प्रूफ कराया है, किसी बुक में मिल जाएगा, यहाँ पे देख लो सिंपली। Sn+1 की वैल्यू आपके, देखो आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव नहीं आएगा, लेकिन आपको सीखना है कि कैसे सॉल्व हो सकता है, एक अप्रोच डेवलप करनी है। ये सब्जेक्टिव तो नहीं आएगा ना, हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा। ये पहले के है, जब 2005-6 में सब्जेक्ट, 2014 से पहले सब्जेक्टिव भी आते थे 14 तक, तो उसके क्वेश्चन है, अगर सीखना है कॉन्सेप्ट इसी दे देगा आपको। तो आप पुट करो Sn1 की वैल्यू, यहाँ से आ जाएगा ये कुछ नहीं। Sn1 की वैल्यू पुट करो क्या आएगी? 1/2 Sn-1 प्लस Sn माइनस Sn। आप इसका सिंप्लीफाई करो जरा, आप सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा जी? हाफ माइनस 1। तो क्या ये ऐसा नहीं बन रहा है? पर ध्यान से देखो आप, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? ये सर तो चेक करो भाई, ये सही है? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? ब्रेक कर लो ना, हाफ Sn-1। अब मॉड लगा है तो टर्म आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखो, यहाँ Sn+1 माइनस Sn था, हाफ टाइम Sn माइनस Sn माइनस, एक n कम हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम मैं क्या लिखूंगा? अब ये रिकर्सिव इक्वेशन है ना, रिकर्सन है यहाँ पे, तो आपको एक पैटर्न देखना है, उसी अकॉर्डिंग आप ब्रेक करते चले जाओ। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? जस्ट Sn माइनस Sn, यहाँ से देखो ये ऐसे ब्रेक हुआ है, तो इसी पैटर्न पे मैं अगर इसको ब्रेक करूं तो ये 1/2² आएगी Sn-1 माइनस Sn-2। यस और नो? चेक करो, इज इट फाइन? सिमिलरली आप ब्रेक करते जाओ तो एट द एंड यही आ जाएगा। आप लॉजिक डेवलप करो कि जब यहाँ पे Sn है तो यहाँ 2 की पावर 1 है, जब Sn-1 है 2 की पावर 2 है, तो जब यहाँ पे तुम S2 तक ले जाओगे तो पावर क्या होगी? तो आप पैटर्न डेवलप करो आप कि 2 की पावर 1 है, Sn था, n था, 2 की पावर 1 है, n-1 है, 2 की पावर 2 है। अगला टर्म अगर लिखूंगा मैं तो ऐसा होगा 1/2 कोई बताओ क्या आएगा ब्रैकेट में, मॉड में? सर Sn-2 माइनस Sn-3। यस, Sn-2 माइनस Sn-3। अब लॉजिक देखो, n-2 प्लस 3, ये जो इंडेक्स है और पावर का सम हमेशा n+1 हो रहा है। यस और नो? चेक करो, यस सर। पावर और इंडेक्स का सम हमेशा n+1 रह रहा है, पावर और इंडेक्स का सम n+1 है। यहाँ देख लो, पावर और इंडेक्स का सम, ये पहले टर्म का इंडेक्स सम n+1 है, तो यहाँ देखो ऐसा नहीं जाएगा, 2 है तो क्या पावर रखोगे ताकि सम n+1 हो जाएगा, तो एट द एंड जाके ये आपका 1/2 की पावर, आपका यहाँ S2 माइनस S1 लिखना है, देखना है 2 है वहां पे, पावर क्या रखेंगे ताकि सम करने पे n+1 आ जाए, तो n-1 रखना पड़ेगा। हो गया प्रूफ? हो गया प्रूफ? इसका प्रूफ हो गया। इसको प्रूफ भी किया जा सकता है, हालांकि डिफरेंट आप बुक्स में देखो इसका प्रूफ कर रखा है। वो बुक है ना, कोई सा बुक उठा लो, मेनली मलिक अरोड़ा वाली हो गई, या इसके मापा वाली हो गई, या तुम्हारा कौन सा बाटल से वर्ट है, देखना प्रूफ कर रखा है इन लोगों ने, इजीली मिल जाएगा। तो इसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो ये याद रखो, हो जाएगा। ठीक है सर ये वाला जो फॉर्मूला से ना, तो Yes. 2020 का भी एमएस में रिपीट हुआ है। यस, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक बार और आया है। यस, आप सही कह रहे हैं। हाँ सर, हाँ 3/4 समथिंग करके आया। हाँ, वहाँ टर्म्स दे रखा था, A1 1 दे रखा था, ऐसा कुछ दे रखा था। सेकंड करके 7/5 करके वो दे रखा है। हाँ, सेकंड टर्म 7 था आई थिंक। हाँ यस, फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 7 दे रखा था, फिर आपसे लिमिट पूछा हुआ है। सर ऐसे आते रहते हैं। हाँ, इस तरह क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, तो आपको बस फॉर्मूला याद रखोगे इजीली हो जाएगा, फॉर्मूला याद रखोगे तो इजीली हो जाएगा। तो बोला प्रूव करो कन्वर्जेंट है, तो यहाँ से देखो ना, n →∞ लगा लो। अब मैं इतना गणित आगे बता ही देता हूँ, अगर तुम यहाँ पे n →∞ लगा लिया तो इसकी लिमिट कहाँ पे जाएगी? राइट टर्म कहाँ पे जाएगी? n →∞ में कहाँ जाएगी? सर वो सीरीज का जो सम आएगा ना, मतलब 1/2 n का जीपी सीरीज बन जाएगा, उसी पे जाएगा। कर सकते हो, या सिंपली नहीं n →∞ लगा दो, ये लेस देन एप्सिलॉन एक्चुअली। अगर ये तुम्हारा लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा तो दोनों की मतलब कन्वर्जेंट दिखा, कॉची दिखा दो, कॉची से कन्वर्जेंट हो गया, मैं ये कह रहा हूँ। व्हेन n इज वेरी लार्ज
दिस टर्म विल गो टू जीरो. जीरो मीन्स दिस इज लेस देन एप्सिलॉन. लेस देन एप्सिलॉन हो गया ना. तो हर टर्म के बीच का गैप, हर टर्म के बीच का गैप सब बहुत स्मॉल हो गया. ये ऐसा समझ लो कॉची सीक्वेंस हो गया. ये भी थ्योरम है कि अगर तुम्हारे पास किसी दो टर्म के बीच का गैप एप्सिलॉन से कम हो गया, देन दैट सीरीज इज कॉची, दैट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस एंड कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट. इफ एंड ओनली इफ होता है. कॉची इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट इज कॉची. सो इस तरह से आर में तो ये लिमिट n टेस्ट मिलेगा, ये जीरो पे चली जाएगी तो लेस देन एप्सिलॉन हो गया. तो दिस टू टर्म आर वेरी क्लोज टू ईच अदर और ये हर n के लिए ऐसा होल्ड होगा फॉर लार्ज n. सो मींस दैट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस. कॉची मतलब क्या है? कॉची सीक्वेंस का मतलब है फॉर वेरी लार्ज n ऑल टर्म्स आर वेरी नियर टू ईच अदर. नियर का मतलब मैथमेटिक्स सेंस में एप्सिलॉन से कम हो जाए. एप्सिलॉन आर्बिट्री नंबर है मोर देन जीरो, कुछ भी ले सकते हो आप. तो यहाँ यही तो कह रहा है कि जीरो पे जा रही है लिमिट इसकी n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे. इसका मतलब क्या है कि ये दो टर्म बहुत क्लोज है एक दूसरे के. कितने क्लोज हैं? एप्सिलॉन तुम कुछ भी चूज कर लो मोर देन जीरो, उससे कम ही आएगा इसके बीच का गैप. और इसका मतलब ये हो गया, ये कॉची का डेफिनेशन है कि n वेरी लार्ज के लिए दो टर्म के बीच का गैप सफिशिएंटली स्मॉल हो जाए, मींस वो कॉची सीक्वेंस है. और कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी होता है. तो हो गया प्रूफ कन्वर्जेंट. सिंपल. नेक्स्ट संडे को बताया था मैंने एक क्वेश्चन. संडे डाउट क्लास सुबह थी, उसमें पूछा था किसी ने. देख लो, अगर इसको याद आगे करिए रखा होगा मैंने तो चेक कर लो. ये हो जाएगा. ये तो इजी है. हाँ सर ये तो हो जाएगा है ना. वैसे भी सोच सकते हैं ना कि ओड वाले टर्म्स का सम लिख ले n स्क्वायर, ओके, कॉमन ले ले, फिर वो 1 से n का सम लिख ले n into n plus 1. वो भी कर सकते हैं. हाँ, अब वैसे भी कर सकते हैं. n upon में बच जाएगा -1/2. टर्म बाय टर्म भी कर सकते हो या वैसे ही देख लो, है ना. इसके पहले रहा होगा 2n - 1, तो ऐसे करके कलेक्ट कर लो. तो ये -1 प्लस -1 प्लस -1 अपॉन रूट अंडर n स्क्वायर प्लस n प्लस रूट n स्क्वायर. सेम ही आ रहा है सर -n ऊपर. तो -n अपॉन रूट अंडर यही तक है. और अब सिंपल है, आप इंटेंसिटी लगा दो. दोनों टर्म की डिग्री इक्वल है. न्यूमरेटर की भी डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की भी डिग्री 1 है, क्योंकि n स्क्वायर का रूट लगा हुआ है तो डिग्री 1 है यहाँ पे. हाईएस्ट डिग्री जो है तो उसके करस्पॉन्डिंग टर्म की डिग्री, ये जो डिनोमिनेटर उसकी डिग्री 1 है एक्चुअली. n से डिवाइड कर लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को. n को टेंस टू इन्फिनिटी करा दो तो 1 अपॉन आ जाएगा 2 आई थिंक 1/√2. वो सॉरी 1 + 1 -1/2. 1 + 1 हो जाएगा. √1 + √1 मतलब 1 + 1 2, तो -1/2 आ जाएगी. हाँ ओके. ये हमने लास्ट क्लास में भी रिसेंटली पावर सीरीज किया हमने. तो इस तरह के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे थे. आई थिंक 12-15 क्वेश्चन तो लिखे थे ना बोर्ड पे जब पावर सीरीज करा रहा था मैं इस बैच में 6 to 8. ये रिसेंटली कराया मैंने. यही क्वेश्चन लिखा था मैंने, फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच दिस सीरीज कन्वर्जेस. हो जाएगा ये. इस तरह क्वेश्चन हमने किए थे, है ना. तो सबसे पहले आपको ये देखना है यहाँ पे पूछा क्या है, x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है. ये पूछ रहा है आपसे कि x ऐसा क्या क्या पुट कर सकते हो ताकि ये कन्वर्ज कर जाए सीरीज. इंटरवल आएगी सर. हाँ तो वो रूट टेस्ट लगा लो पहले चाहो तो. सर एक्चुअली रेशियो टेस्ट सॉल्व नहीं होगा 1 प्लस करके नहीं है शायद. वो क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है. गड़बड़ लग रहा है. प्लस होगी तभी जाके पॉसिबल है, अदरवाइज 0 बन जाएगी. हाँ तो कोई बात नहीं, देखो इसको सॉल्व करते हैं. अच्छा नेक्स्ट टाइम ये कंप्लीट करके आना. अभी क्लास हमारे 2 घंटे के, 2 घंटे में मैक्सिमम 15-20 क्वेश्चन डिस्कस होगा. तो जो भी इस बैच के लोग हैं वो सारे असाइनमेंट घर बैठ के थोड़ा मेहनत करो. 5-6 घंटे लगाओ, एक असाइनमेंट हो जाएगा 5-6 घंटे में. लगातार बैठो, हो जाएगा, एक दिन में कंप्लीट कर लो. फिर नेक्स्ट टाइम डाउट पूछो. उससे क्या है कम टाइम में सिलेबस, मतलब तुम्हारा डिले होगा सिलेबस. अगर तुम सिर्फ डाउट पूछोगे तो जल्दी हो जाएगा. एक एक क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत टाइम लगना है, वो चीज़ है. और आप ट्राई करके आओगे तो ज़्यादा समझ आएगा. क्यों नहीं हट रहा? हाँ देखो, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच दिस सीरीज कन्वर्जेस. तो सबसे पहले तुम देखो इसको ध्यान दो कि अज्यूम कर लो ये अभी an है, मान लिया मैंने n है. थोड़ा सा और सिंपलीफाई क्यों नहीं कर लेते? इसको सिंपलीफाई करो पहले. तो सिंपलीफाई करोगे तो ये कैसा बनेगा? पहले तो सिंपलीफाई कर लो. -1 की पावर n प्लस का एलसीएम लो तो क्या बनेगी? n/n+1 x की पावर n. यही है ना, ये चेक करो. नहीं n² सॉरी, ये n² + 1 n/n² + 1 यही है. इसका एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर वालों को, तो n/n² + 1 xn. यही सीक्वेंस हमारे पास है. अब तुम क्या करो, सबसे पहले तुम क्या करो भाई, इसमें या तो तुम रूट टेस्ट लगा लो
ये रेशियो टेस्ट लगा लो। रूट टेस्ट लगाना चाहो तो ये मान लो एक सीक्वेंस, सपोज दिस इज लाइक समेशन bn, मान लो ऐसा है, तो मॉड bn की पावर 1/n फाइंड करो, तो मॉड लोगे खत्म, तो बचेगा तुम्हारा n प्लस 1/n। अच्छा n टेंस टू यहाँ इन्फिनिटी है ना, तो इन 0 प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की पावर 0, तो बेटर रेशियो टेस्ट लगा लो। हाँ सर इसीलिए मैं बोल रहा था कि सर वो n नहीं होगा, 1 होगा तभी जाके वो मतलब कि अदरवाइज 0 बाई समथिंग बन जाएगा ना। नहीं कोई बात नहीं, हमें बताना है, हमें क्वेश्चन गलत अज्यूम नहीं करना, पहले ही हमें ट्राई करना है, अज्यूम नहीं करना क्वेश्चन गलत, क्योंकि एंट्रेंस में आया हुआ है तो कम ही चांस रहता है गलत है। कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं तो बाद में मार्क्स टू ऑल होता है, अब देखोगे आंसर की में तो मार्क्स टू ऑल रहता है। तो कुछ क्वेश्चन होते हैं कि हम ऐसे पहले डाउट नहीं करेंगे, क्वेश्चन करेक्ट है, हम इसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। तो सिंपल मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ कि इसको तुम ऐसा करो, लिमिट लेट से an हो गया, मैं बोल रहा हूँ, अब तुम यहाँ पे ऐसा करो an प्लस 1 अपॉन an का मॉड निकालो, ये निकाल सकते हैं क्या? ठीक करो, तो माइनस हटाई तो मॉड है, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस 1 बाई n प्लस 1, ये है न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर हुआ, अपॉन डिनोमिनेटर क्या होगा x की पावर n अपॉन n प्लस 1 बाई n। अब जरा आप लोग पेन चलाओ और बताओ सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, ये एलसीएम लो इसका, तो एक तो बाहर मॉड में x रहेगा, x कैंसिल हो जाएगा, तो x तो रहेगा ही, बाकी बताओ क्या आएगा। इसको सिंप्लीफाई करो एलसीएम लेके। हाँ 1 आ रहा है पर लिमिट क्या 1 आ रही है? नहीं 1 आ रही है ना, लिमिट रखे, तो ये मॉड x आ गई, मतलब n टेंस टू लगा दिया तुमने, मतलब मॉड x आ गया बेसिकली। हाँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगा दिया तुमने इस पे, तो यहाँ मॉड x बचा होगा, बाकी टर्म्स x तो नहीं कटेगा ना क्योंकि पावर n प्लस 1 है और n है, तो ये कैंसिल होके x n तो रहेगा हमेशा हमारे पास, वही डिसाइड करना है। तो अब ये लिमिट चेक कर लो, इसकी लिमिट कितनी आएगी, 1 आ गई, इसका मतलब है अब तुम्हारा रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि सीरीज कन्वर्ज करेगी अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाए, इसकी लिमिट क्या हो जाए लेस देन 1। सो ये लेस देन 1 हो जाए, तो यहां से मुझे एक मिल गया कि अगर x की वैल्यू -1 to 1 है तो ये पक्का कन्वर्ज करेगी। तुम चाहो तो चेक कर लो, चाहो तो हाफ रख के चेक कर लो। इसमें ये कहना चाह रहा है कि x तुम -1 से 1 में कुछ भी ले लो, ये सीरीज कन्वर्ज करेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये रूट रेशियो टेस्ट कह रहा है, ये कह रहा है रेशियो टेस्ट ना, कि तो आपने इसकी लिमिट निकाली, ये रूट x आ गई, सॉरी मॉड x आ गई, और रेशियो टेस्ट कहती है कि लेस देन 1 हो जाए तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी। तो ये लेस देन 1 कब होगी, जब x की वैल्यू -1 से 1 में रख लो तो मॉड x लेस देन 1 होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू -1 से 1 में कुछ भी लूं तो ये सीरीज कन्वर्ज होगी। अगर आपको डाउट कभी लगे तो आप कोई बीच का नंबर ले लो, चाहो तो, है ना, 0 रख के देख लो, 0 पे तो सम 0 ही आ जाएगी। आप 1/2 रख के देख लो, आप कोई टेस्ट लगा लो, कन्वर्ज करेगी। अब हमने जब ये क्लास में जब मैं पावर सीरीज पढ़ा रहा था रिसेंटली, है ना, 2 क्लास पहले पढ़ाए हैं, तो आपको मैं बताया था कि ये आपको इंटरवल दिया, एंड पॉइंट पे आपको खुद से चेक करना है। तो एक बार x को आप 1 रख के देखो, एक बार x को -1 रख के देखो, क्योंकि आपसे पूछा है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x की सारी वैल्यू। तो अभी आप -1 से 1 के बीच के नंबर के बारे में श्योर हो, एंड टर्म पे आपको अलग से चेक करना पड़ता है। तो एक बार x की जगह 1 रखो, एक बार x की जगह -1 रखो, अब 2 अलग अलग सीरीज बनेगी, उसका कन्वर्जन टेस्ट करो। -1 ओपन के साथ 1 रख देते, रुक जाओ, तो सीरीज बनेगी हमारे पास, 1 रखेंगे तो -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। मुझे ये बताओ, x को मैंने 1 रखा, इसमें x की जगह 1 रखा, ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं, ये बताओ मुझे। हाँ सर। बाई लेबनिज टेस्ट लगा लो, अल्टरनेट सीरीज टेस्ट। तो लेबनिज टेस्ट अगर तुम अप्लाई करोगे तो क्या देखना होता है कि दिस टर्म शुड गो टू 0, अगर n टेस्ट रिपीटी लगाओगे तो ये 0 पे जाने चाहिए। और दूसरी चीज है कि डिक्रीजिंग होनी चाहिए, तो डिक्रीजिंग देख लो है कि नहीं, है ना। सो n को 1 रखोगे, 2/1 फिर 2 रख लो, देख लो इस तरह से, 3/4 लाइक दिस तक घटती जा रही है वैल्यू, तो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो ये कन्वर्जेंट है। तो अभी -1 भी इंक्लूड हो गया इस सेट में, अब सॉरी +1 भी इंक्लूड हो गया, 1 रखा था ना, तो +1 भी इंक्लूड हो गया इस सेट में जो पूछा था वैल्यूज ऑफ x में। अब आप x को -1 रखो, तो x को आप जब -1 रख दोगे तो ये सीरीज क्या बनेगी आपको देखना है। जब -1 रख दिया आपने, ओरिजिन हो रहा है, तो ये एक माइनस बाहर कर लो, तो ये बन जाएगा आपका n
प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर। तो ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है? सर डाइवर्जेंट है ना? इसको ब्रेक भी कर सकते हो, समेशन 1 बाई एन प्लस समेशन 1 बाई एन स्क्वायर, राइट? इसको बोल सकते हैं डिनोमिनेटर को ब्रेक करके। अब इस सीरीज के बारे में क्या जानते हो आप? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट है तो इन्फिनिटी प्लस पाई स्क्वायर बाई 6, तो इन्फिनिटी आएगी फाइनली। तो अगर किसी सीरीज का सम इन्फिनिटी आ गया इसका मतलब डाइवर्जेंट है। किसी फिर सीरीज का सम अगर फाइनाइट आती है मतलब वो कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे आपका ये डाइवर्जेंट है, तो मतलब -1 नहीं इंक्लूड करेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर आया x बिलोंग्स टू ओपन -1 टू क्लोज 1। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो था, अब यही आपके अगर एंट्रेंस में आएगा ऑब्जेक्टिव में तो 4 ऑप्शन होंगे। क्या क्या होंगे? एक ये होगा -1 ओपन 1 क्लोज, एक में -1 को क्लोज 1 को ओपन कर देगा, एक में दोनों ओपन कर देगा, एक में दोनों क्लोज कर देगा। अब 4 ऑप्शन बन गए, आपको चुनना है। तो इस तरह का क्वेश्चन अभी ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। तो आपको देखना है कौन सा ट्रू इंटरवल है जिसपे सीरीज कन्वर्ज कर रही है। सो दिस इज आंसर टू दिस क्वेश्चन। किसी को डाउट है तो बताइए। ठीक है, आगे बढ़े। सर ये मैं पूछ रहा था, ये जो लास्ट में रेशियो टेस्ट लगा करके था तो वो रेंज क्या है माइनस जी हाँ, मतलब रेशियो टेस्ट लगा सकते हैं? कहीं भी लगा सकते हैं। ये मान लो सीरीज मेरा an है, हाँ कहीं भी लगा सकते हैं। आप अभी पुरानी वीडियोस देखो, 2 क्लास पहले की वीडियोस देखो पावर सीरीज का। एक ही क्लास में पूरा पावर सीरीज पढ़ा दिया था मैंने, मतलब बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। पावर सीरीज क्या है, उसके कन्वर्जेंस कैसे चेक करना है और रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकालनी है, ये 3 चीजें इसमें है मेनली। तो ये इस तरह क्वेश्चन है, 10-12 क्वेश्चन उसी क्लास में डिस्कस किए हमने, इस तरह के सेम क्वेश्चन। हाँ, पावर n प्लस 1 है। n स्क्वायर प्लस 1 कहाँ पे? अच्छा मैं उल्टा लिख दिया क्या? ओ एक मिनट। ओ तो मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया, तुम ध्यान नहीं दिए। मुझे क्या लिखना था? n बाई n स्क्वायर प्लस 1। एक मिनट। हाँ तुम ध्यान दो, यहाँ पे मैंने शायद कैलकुलेशन मिस्टेक किए हैं। ये कितना आएगा? इसका वो करो सिंप्लीफाई, मैं शुरू में किया था ना सिंप्लीफिकेशन। अच्छा किसी ने ध्यान नहीं दिया। सो x की पावर n और ये आया था n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, मतलब ये एक्चुअली टर्म है ना, तो मैंने कुछ और लिख दिया। फिर से चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तुम सही बताया देते। तो ये मैंने गलती से ही कैलकुलेशन यहाँ मैंने मतलब इसका वो गलत किया मैंने। तो यहाँ से क्या आएगा? n स्क्वायर प्लस 1 और n था। अब टेस्ट करो, चलो सॉरी, तो वो मेरी गलती है, ठीक है ना। अब टेस्ट करो कन्वर्जेंट है कि नहीं। स्टिल डाइवर्जेंट है आई थिंक। n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये बाहर हो चुका है। अच्छा सॉरी, इसमें नहीं, यहाँ पे मैं इधर करता हूँ। देखो ये तो हो चुका था, ये तो कन्वर्जेंट, उसमें ये तो कन्वर्जेंट होगा ही। n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 ये वाले चेक करने तुम्हें। सो n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 कैलकुलेशन इसलिए मतलब लिख के देखो। तुम में से लिख नहीं रहा। अगर लिख के तुम खुद करते कैलकुलेशन तो यहाँ गलती नहीं होती मुझसे, है ना। तुम लोग खुद चेक नहीं कर रहे हो, एक दो बच्चा चेक कर रहा है जो बता रहा है। सो जब तक लिखोगे नहीं थोड़ी समझ आएगा। ये कोई फिल्म थोड़ी चल रही शाहरुख खान की कि बस तुम्हें समझ आ रहा क्या स्टोरी चल रही है। लिखो तभी तो समझ आएगा। सो ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, इसको सिंप्लीफाई करो, क्या बनाते हैं n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। अब इसके बारे में बताओ भाई, समेशन n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 क्या ये कन्वर्जेंट है? 1 बाई n के साथ लिमिट कॉम्पिटिशन टेस्ट लगा लो। देखना भाई आदित्य, सही लिख रहा हूँ। मैंने एक बार कहा था x को 1 रखो, तो जब x को 1 रखा था हमारा सीरीज बना -1 की पावर n n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। जब x को मैंने -1 रखा तो मेरा सीरीज ये ऐसा था। मेरा सीरीज होगा दिस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 -1 की पावर n, क्योंकि x की जगह मैं -1 रख रहा हूं। देखो भाई फिर से मैं क्या कर रहा हूं, जो रेशियो टेस्ट था उसने मुझे बताया कि आपका सीरीज x बिलोंग्स टू -1 to 1 में तो कन्वर्जेंट है। ये रेशियो टेस्ट ने बताया मुझे। अब मैं x को एंड पॉइंट पे मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि सीरीज जब x को 1 रखूंगा सीरीज कन्वर्जेंट होगी डाइवर्जेंट होगी, x को -1 रखूंगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, ये मुझे चेक करनी है।
अब मैंने पुट किया, वहां मैंने गलती से कैलकुलेशन गलत किए थे मैंने ना, वो एलसीएम लेने में गलती किया था। ये आएगा आई थिंक, ठीक है भाई आदित्य, ये आएगा ना। सो देखो, हाँ अब चेक करो इसके बारे में। तो ये तो ठीक है, ये डिक्रीजिंग है, n को 1 रखोगे 1/5, n को 2 रखोगे तो 1 रखोगे तो 1/2 आएगी ना, ये इसकी बात कर रहा हूँ सीक्वेंस की। और n को 2 रखोगे 2/5, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये कन्वर्जेंट है, दिस इज कन्वर्जेंट बाय लेबनिज टेस्ट या ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, है ना। सो दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट बाय ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। अभी कन्वर्जेंट होगा, चेक करो। उसके लिए क्या कंडीशन था, दिस शुड बी डिक्रीजिंग एंड लिमिट 0 पे जानी चाहिए। वो डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है तो लिमिट 0 पे ही जाएगी। अब यहाँ पे आ जाओ, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, तो एक माइनस तो बाहर कर दो, पावर n + 1 है। तो अब ये सीरीज तुम्हारी हो गई n/n² + 1 की। यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग सीरीज था ये, तो यहाँ लेबनिज टेस्ट लगाए, यहाँ लेबनिज टेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है ना, ऑल्टरनेटिंग सीरीज नहीं है ये। तो अब आपको नॉर्मल टेस्ट लगाने हैं। तो समेशन n/n² + 1, इस पे कौन सा टेस्ट लगेगा बताओ भाई, हैं? हाँ ठीक है, n² कॉमन लेके p टेस्ट लगा दो, ठीक है। तुम n² कॉमन ले लोगे तो 1 + 1/n हो गया, और यहाँ पे n² n कैंसिल हो गया, तो ये डाइवर्जेंट होगी बाय p टेस्ट। या जिनको प्रॉब्लम आ रहा हो तो इसको अगर मैं बोल दूं समेशन लेट्स से an बोल देता हूँ अभी मैं, तो an मेरे पास है n/n² + 1, और bn हमें खुद से अज्यूम करना होता है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए। तो bn मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा, मैं टर्म देख लूंगा कि नोमिनेटर डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 2 है, तो फाइनल डिग्री n कैंसिल, तो 1/n हो जाएगी। अब तुम an/bn की लिमिट निकाल लो। अब लिमिट तो निकालना आता है आप लोगों को, ये 1 आएगी, और 1 आ गया मोर देन 0। तो अगर an/bn की लिमिट मोर देन 0 आ गई तो बाई लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या होगा, क्या कहता है, कंक्लूजन क्या है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का, मोर देन 0 लिमिट आ रही है तो both converges or diverges together. हाँ, बोथ कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। तो मैंने bn अपनी मर्जी से अभी लिया है, दिस सीरीज, ये सीक्वेंस है, अगर इसका सीरीज बनाऊं, सीरीज 1/n डाइवर्जेस दिस वी नो बाय p टेस्ट, सो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो डाइवर्जेंट। सो दिस इज डाइवर्जेंट बाय p टेस्ट, ठीक है। p टेस्ट से यहाँ का लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा है, ये p टेस्ट से था। यहाँ भी p टेस्ट डायरेक्टली लगा सकते हो, तुम n² कॉमन ले लो तो n कैंसिल हो जाएगा, तो 1/n वो उसके साथ तुम कंपेयर कर सकते हो 1/n के साथ। तो एनीवे, तो ये सीरीज डाइवर्जेंट है, फिर भी आंसर हमारा सेम ही रहेगा, तो आंसर फिर भी वही है, ठीक है। तो आंसर अभी यही है कि -1 पे x को -1 रखने डाइवर्जेंट है। तो हमारा क्वेश्चन था कि द वैल्यूज ऑफ x इन विच दिस सीरीज कन्वर्जेस, है ना, दिस सीरीज कन्वर्जेस, तो हमारा आंसर ये आ गया, है ना। सो दिस इज आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग 2 सीरीजेस, ठीक है। सो आपको बताना है ये तो इजी है, इसका डिग्री क्या है यहाँ पे, डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, 2 है, तो ये कहीं ना कहीं 1/n² के जैसा बिहेव करेगा। इसमें टर्म की डिग्री कितनी है, k की पावर कितनी आएगी, हाईएस्ट पावर, तो ये 1/n की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो S1 विल बिहेव लाइक 1/n², क्योंकि डिनोमिनेटर की डिग्री 2 आएगी। S2 विल बिहेव 1/n। अब इसके बारे में आप जानते हो ऑलरेडी, दिस इज डाइवर्जेंट सीरीज, दिस इज कन्वर्जेंट सीरीज, तो उससे आंसर हो गया कि S1 कन्वर्जेंट है और S2 डाइवर्जेंट है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आ जाएगा। अब को A1 दे दिया है और बोल रहा है कि पहले तो प्रूव करो सीक्वेंस कन्वर्ज है और लिमिट बताओ उसका। तो पहले सीक्वेंस के कुछ टर्म्स निकाल के देख लो आप, आइडिया लगने के लिए, ठीक है। तो एक दो टर्म निकाल लो। A1 जैसे दे रखा है 0 है, तो बताओ A2 क्या आएगी, डिसाइड कर लो तुम लोग। तो सिंपल यहाँ पे A1 A2 A3 निकालो, कुछ टर्म्स निकालो, तुम्हें दिख जाएगा इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। बाउंड बेस का फाइंड कर सकते हो तुम चाहो तो इंक्रीजिंग है, ओके। अब जैसे है
अब इसमें तो मान लो अगर ये कन्वर्जेंट है अगर, तो क्या होगा, an की लिमिट जो होगी l वही an प्लस 1 की लिमिट भी होगी। सो an एंड an प्लस 1 बोथ हैव द सेम लिमिट। सो अब क्या करो, l इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2 टाइम l प्लस 1। चेक करो पहले क्या आएगा यहाँ से आंसर, कितना आता है लिमिट की वैल्यू, और ये a1 इंटू से चेक करना है कितना आ रहा है। सो 2l इंटू एल प्लस 1 इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस 3। अच्छा तो यहाँ प्लस 1 ही ले लो, तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया l प्लस 1 होल स्क्वायर इज 4। सो l प्लस 1 की प्लस माइनस 2 चेक करना भाई। सो l की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 1 1 और l की वैल्यू आएगी, तुम कैलकुलेशन चेक करना, कई बार मुझसे गलतियाँ हो जाती हैं, तो चेक करना तुम खुद कैलकुलेशन। सो लिख के देखो खुद ही। सो कितना, -3। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि लिमिट क्या पॉसिबल है, तो टर्म्स के देख के बिहेवियर मुझे समझ आ जाएगा कि a1 0 a2 कितना है भाई, फाइंड किया किसी ने? 3/2। a1 को अगर मैं 0 रखता हूं सो 3/2 आएगी ना। a3 कितनी है? 21/20। तो बिहेवियर क्या हो रहा है, 0 से चला गया 3/2 पे, है ना। देखो ऐसे में बिहेवियर क्या है, इन लार्ज के हम देखते हैं कहां पे जाएगी। तो अभी आगे थोड़ा बढ़ाओगे तो क्या होगा, अब थोड़ा a4 निकालना थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा नहीं। तो यहाँ तो इंक्रीज हुआ बाद में डिक्रीज हुआ, हालांकि मोनोटोनिक नहीं है लेकिन तुम वो दिखा सकते हो। टर्म्स कभी नेगेटिव तो होंगे नहीं इसके ना। ये कहीं ना कहीं देखो, अगला तुम वैल्यू फाइंड करोगे तो इसके बाद आई थिंक डिक्रीज करने लगेगी, सॉरी इंक्रीज करती रहेगी ये। इसके बाद क्या बताया था आदित्य, तुमने क्या बताया था आदित्य, डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, किसने बताया था ये? एक और तरीका, नहीं तो तुम्हें हाँ डिक्रीजिंग है, जिसने ट्राई कर लिया है तो बता सकते हो, अदरवाइज देखना पड़ेगा। सो कुछ A4 में निकाल के देखो क्या आता है। A4 बताओ मुझे कोई, A4 ट्राई करो जरा, कैलकुलेटर यूज करना है, डेसिमल में आ जाएगा। तो 21/20 तो अराउंड 0.1 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये 1.5 हो गया और ये 1 पॉइंट समथिंग होगा। सर इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रही है। हाँ तो ऐसे तो मोनोटोनिक नहीं है यहाँ पे, लेकिन लार्ज एन के लिए तुम देख लो, एन अगर लार्ज रहेगा तो क्या बिहेवियर रहेगा। नहीं तो यहाँ मुझे लग रहा है ये भी मुश्किल नहीं है फाइंड करना। अगर ये तुम कर लो एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, चेक करो। ये अगर फाइंड कर ले an प्लस 1 माइनस an, तो क्या इससे आइडिया मिलेगा? लार्ज एन के लिए देख लेंगे हम। सर ये नेगेटिव an माइनस 1 an प्लस 3/2 an प्लस 1 हो जाएगा, ये an प्लस 1 माइनस an। तो इसको माइनस an यहाँ कर दोगे तो एलसीएम लोगे 2an से ना, 2an स्क्वायर माइनस an, तो माइनस an स्क्वायर एक रहेगा और आगे तुम्हारे पास आ जाएगा प्लस 2 है तो माइनस 2 हो गया प्लस 3, तो ये कुछ प्लस 1 रहेगा, नहीं 2an रहेगा ना। अच्छा माइनस 2an, हाँ माइनस 2an अपॉन प्लस 3 में सर, और यहाँ पे प्लस 3 अपॉन 2an प्लस 1। हाँ अब इसके बारे में क्या बोल सकते हैं? इसके बाद सर इसको मैंने से इसको वेविंग कर्व और डिपेंडेंट से पुट कर दो। इसे नेगेटिव बाहर ले लेंगे तो बन जाएगा an स्क्वायर प्लस 2an माइनस 3 और उसके बाद उसको हम फैक्टर कर लेंगे तो an माइनस 1 an प्लस 3 हो जाएगा ऊपर वाला। अच्छा
और आगे क्या रहेगा? डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। ये यस सर, नेगेटिव। बाहर माइनस है। यस सर, माइनस कॉमन लिया। हाँ, आगे कुछ है? उसके बाद सर इसको जब नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे हाँ तो -3 to 1 में पॉजिटिव देगा, यानी an + 1 3 - an ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा, तुमने ये भी इससे ट्राई कर लिया। यहाँ पे ये भी है तुम्हारे पास -1 1 और 3 तीन नंबर है। पॉजिटिव ही होगा ना, क्योंकि एक पहला टर्म पॉजिटिव ले रहे हैं, हाँ तो उससे बड़े ही आगे चाहिए लिमिट। तो इंक्रीज करेगा तो वो 1 की तरफ टेंड हो जाएगा लिमिट उसकी। एक्चुअली ये लार्ज एन के लिए तुम बात करोगे, देखो यहाँ पे हमने A2 निकाला, A3 A4 निकालो, इससे भी कम आएगा, तुम चेक कर सकते हो। इफ यू फाइंड A4, ये इससे भी कम आएगा, चेक करो। सर A4 आ रहा है 1.00060। हाँ, जैसे 1.0060। अगर A5 आप बाय द वे हिम्मत अगर होती निकालो तो इससे भी कम आएगी। तो इससे आपको एक इंडिकेशन क्या मिल रहा है कि वैल्यू जितना लार्ज करोगे 1 के क्लोज चली जाएगी, ये होगा ना। n जब वेरी लार्ज होगा तो ये वैल्यू कहाँ चली जा रही है सीक्वेंस की? 1 के क्लोज। और हमने यहाँ से लिमिट भी निकाल लिया, मतलब मैंने क्या किया, यहाँ से l रख के एक लिमिट भी निकाल ली। तो लिमिट या तो 1 होगी या -3 होगी। -3 कभी पॉसिबल है नहीं, क्योंकि सीक्वेंस के टर्म कभी नेगेटिव नहीं आएंगे। तो सीक्वेंस के टर्म हमेशा क्या हो रहा है? पॉजिटिव है। और आप कुछ टर्म फाइंड करो तो आपको एक आइडिया मिल रहा है कि ये 1 के क्लोज जा रहा है टर्म्स। जैसे जैसे n आप इंक्रीज करोगे तो सीक्वेंस के टर्म्स 1 के क्लोज आ रहे हैं, है ना। ये बस दो टर्म देखो, सीक्वेंस का बिहेवियर उसका टेल डिसाइड करता है। टेल मतलब पूंछ, है ना। तो पूंछ डिसाइड करता है। पूंछ का मतलब क्या है कि शुरू के कुछ टर्म तुम छोड़ भी दो ना, शुरू के कुछ टर्म में क्या बिहेवियर है वो इफेक्ट नहीं करता है सीक्वेंस को। सीक्वेंस का बिहेवियर इफेक्ट होता है उसके टेल से। टेल का मतलब है कुछ टर्म छोड़ दिया, आगे के टर्म्स है, मतलब n लार्ज है ना, उसके लिए सीक्वेंस की बिहेवियर कैसी है वो डिसाइड करता है कि वो कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा। शुरू के कुछ टर्म तुम इग्नोर भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सीक्वेंस पे। तो यहाँ जब लार्ज n की तुम बात करोगे, n तुम अगर बढ़ाते जाओ, कुछ टर्म को छोड़ दो, मान लो पहले दो टर्म मैंने छोड़ दिया, है ना। ये रिजल्ट भी है कि टेल ऑफ द है ना, इफ सीक्वेंस कन्वर्जेंट टेल ऑफ द सीक्वेंस कन्वर्जेंट, इफ टेल ऑफ द सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इफ एंड ओनली इफ होता है, ठीक है ना। एम टेल का कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में कराया होगा, चेक करना उसमें। तो एम टेल का कॉन्सेप्ट यही है ना कि सीक्वेंस की बिहेवियर उसका टेल पे डिपेंड करती है, टेल कैसा है उसका। तो सिंपली यहाँ पे क्या है कि व्हेन यू टेक n लार्ज, ये 1 के क्लोज आ रही है। तो सिंपल यहाँ से आंसर ये हो गया कि ये हमारा लिमिट 1 है। तो आपसे अगर एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आएगा, फिर से मैं कह रहा हूं ये सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, अभी आपसे लिमिट पूछेगा इसकी। तो लिमिट सिंपली आपने डिसाइड कर लिया कि टर्म्स 2-3 टर्म निकालो, 4-5 टर्म निकाल के देख लो एक बार, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आपको आइडिया ये मिलेगा कि सारे टर्म 1 के क्लोज आ रहे हैं। तो जितना n बढ़ाते जाओगे टर्म सीक्वेंस डिक्रीज होती जा रही है लार्ज n के लिए, है ना। पहले दो टर्म को छोड़ दो, यहाँ 21/20 है, अगला और 1 के करीब आएगा, उससे और इससे कम ही आएगा, वो 1 के करीब आएगा। जितना n इंक्रीज करोगे सीक्वेंस 1 के करीब जाएगी। और यहाँ से मैं लिमिट निकाल चुका हूँ, an1 l, इसको रख के l रख के, इसको l रख के, यहाँ से लिमिट निकाल लिया मैंने। तो लिमिट आंसर 1 है। तो इस क्वेश्चन क्या है, लिमिट क्या है, तो आंसर 1 है। ठीक, इसको पूछना है कुछ? नेक्स्ट, अब ये चेक कर सकते हो तुम, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, बी पार्ट इसका। सो जो बी पार्ट है वो आपको कह रहा है कि लेट ए टू एन ऑल टर्म्स दे रखा है, इवन टर्म्स दे रखे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीरीज क्या होगा, इसका बिहेवियर कितना है, देख लो बिहेवियर कैसा है, क्या ज्योमेट्रिक सम से आ जाएगा कि नहीं। मेरे भाई क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, a2n प्लस सीरीज a2n, क्या लिखा उसने -1, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, इस सीरीज को क्या ऐसा लिख सकता हूं, हाँ या ना। अरे सिंपल है ना, ये यहाँ सारे नेचुरल नंबर a1 a2 a3 चल रहा है, तो मैंने इवन वाले को एक साथ कर दिया, ऑड वाले टर्म्स को एक साथ कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम इसका सीरीज का सम एग्जिस्ट करेगा भाई, इसका सम कैसे निकाल सकते हो तुम, कैसे टेस्ट करोगे कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है, कौन सा टेस्ट, ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट लगा लो। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या कहता है कि 9/16 अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्ज करेगी, यस। सो दोनों कन्वर्ज करेगी। तुम एक टर्म इधर उधर कर लेना, यहाँ पे 16 बाहर कर देना तो पावर n -1 हो जाएगा, फिर से वही हो गया, सेम बिहेवियर है। सो दोनों सीरीज अलग अलग कन्वर्ज करेगी बाय ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट। तो ज्योमेट्रिक सीरीज से कन्वर्ज कर जाएगा, हो गया। तो ये करना है इसमें, टेस्ट वेदर कन्वर्जेस, यस, बाय ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट या
रूट टेस्ट लगा लो तो भी चल जाएगा, पावर है ना n करके हो जाएगा तो भी हो जाएगा। सेम यहाँ पे अब ये सीरीज कन्वर्जेस तो सिंपली तुम यहाँ पे रेशियो टेस्ट लगा लो, जैसे मैंने अभी किया था ना, पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी ताकि ये कन्वर्ज करेगी, तो देख लो। अगर तो मान लो एक बोल रहा है x मोर देन 0 कन्वर्ज कर रही है, तो अगर मैं x को 1 रख दूं मान लो फॉर एग्जांपल, तो x को 1 रख दिया तो मैं रूट एन अपॉन रूट एन स्क्वायर प्लस 1 हो गया, तो न्यूमरेटर रूट एन डिग्री है, डिनोमिनेटर का डिग्री 1 है, तो फाइनली इक्विवेलेंट है समेशन 1 बाई रूट एन के, और 1 बाई रूट एन डाइवर्ज करती है पी टेस्ट से, तो ये तो ऐसे ऑप्शन आउट हो जाएगा, तुम आउट कर सकते हो। कह रहा है ये कन्वर्ज करेगी x मोर देन 1 पे, तो 2 रख लो इसको चाहो तो। अब जैसे इसने कहा यहाँ पे कि पहला ऑप्शन डाइवर्जेस फॉर x कन्वर्जेस फॉर x लेस देन इक्वल टू 1, तो मान लो यहाँ पे 1 ही रख दिया मैंने, तो वो तो कन्वर्ज कर रही है क्या, x को मैंने 1 रख दिया, ये कन्वर्ज करेगी, तो ये भी आउट हो जाएगा। मतलब मैंने x को जस्ट 1 पुट किया और मैं चेक कर लिया इसका बिहेवियर क्या है, तो ये सीरीज x को 1 रखने में डाइवर्ज हो जाएगी। अब इतना टेस्ट तुमने पढ़ाई है पूरे, इतने है ना, 1-2 महीने से सीक्वेंस सीरीज ही पढ़ रहे हो, तो इतना तो पता ही है, देख के बता दोगे कि रूट एन अपॉन रूट एन स्क्वायर प्लस 1 ये 1 बाई रूट एन के इक्विवेलेंट है और वो डाइवर्ज करेगी, तो x को 1 रखने में डाइवर्ज, दोनों ऑप्शन आउट हो गया। अब a या d सही हो सकता है, ये बोले डाइवर्ज कर रहा है फॉर ऑल x मोर देन 0 के लिए कह रहा है, तो तुम 2 रख लो चाहो तो, अगर n की जगह मैं 2 रख लूं तो क्या बिहेवियर होगी सीक्वेंस की, तो 2 की पावर n आ गई, तो डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंशियल टर्म हो गया, 2 की पावर n एक्सपोनेंशियल टर्म हो गया, क्या होगी सीरीज, तुम टेस्ट लगा लो कोई, उससे रूट टेस्ट रेशियो टेस्ट लगा लो जाओ तो यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा कितना रेशियो टेस्ट, मतलब मैं बोल रहा हूँ x को तुम 2 रख लो यहाँ पे, सिंपली x को 2 रख लो और फिर जो भी सीक्वेंस सीरीज बनी है उस पर तुम रेशियो टेस्ट लगा लो, तुम्हें ये दिख जाएगा कि ये कन्वर्जेंट होगी इसके लिए, ठीक है। तो x मोर देन इक्वल कन्वर्ज होगी एक्चुअली, एंड लेस देन इक्वल टू 1 के लिए डाइवर्ज करेगी। तुम चेक कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसमें हाँ जैसे मान लो 0 रख दिया या 1/2 रख दिया, अगर तुमने यहाँ x को 1/2 रख दिया, मान लो x को अगर तुम 1/2 रखोगे तो 2 की पावर न्यूमरेटर में आ जाएगी, और लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालो अब, तो वो इन्फिनिटी पे जाएगी, 0 पे नहीं जाएगी, तो ये डाइवर्ज कर जाएगी। कहने का मतलब है ये भी आउट हो जाएगा, डाइवर्जेस फॉर ऑल, तो ऑल तो नहीं ना, 2 के लिए तो कन्वर्ज कर रही है इसलिए आउट हो गया, सॉरी 2 के लिए तो कन्वर्ज कर रही है तो इसलिए आउट हो गया, तो बचा ये सही है। और भी अप्रोच हो सकते हो, आपको प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि आप कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। सर अगर r की वैल्यू इनफाइनाइट है तो क्या कर सकते हैं? किसकी वैल्यू इनफाइनाइट है, r सर यहाँ पे इनफाइनाइट है, 1/r 0 आ रहा है इसमें, r कहाँ है यहाँ पे, इसमें x n है, मुझे r क्या बोल रहे थे समझ नहीं आया मुझे। सर 1/r लिमिट an प्लस 1/an अगर लगाएंगे, अच्छा अच्छा, ओ ये बोल रहे हो आप, अच्छा इसकी लिमिट जो निकाल रहे हो आप कितनी आ रही है, तुम कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते हो, उस कंपैरिजन कर लो, रूट एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1, ये मैं तुमसे पूछूं कि 1 से ज्यादा होगी कम होगी, तुम ये बताओ मुझे, क्या 1 से कम होगी कि नहीं, ये ट्रू है। यस चलो यहाँ 1/2 की पावर n लगा लो, 2 की पावर n से मल्टीप्लाई कर दो, इस सीरीज के बारे में क्या बोलोगे जो राइट साइड है, तो भाई कंपैरिजन टेस्ट ये भी कन्वर्जेंट होगा, आया ना, ये भी कर सकते हो, तो वहां से हो गया, x को 2 रख के देख लो, 2 रख के देख लो, बाकी x को एक बार 1 रखो, x को एक बार 2 रखो, उससे ही बाकी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। वहाँ कंपैरिजन टेस्ट में ज्योमेट्रिक समझ था उससे हो जाएगा। और भी अप्रोच है, वही पे कह रहा हूँ, तुम खुद दिमाग लगाओ, बहुत सारे अप्रोच है, लेकिन अब है ना, तो पहले ट्राई करके आओ, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, डाउट पूछना, उससे आसानी से जल्दी हो जाएगा ये। चलो 8th, अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, बोल रहे हैं कि जस्ट अब इस तरह क्वेश्चन ज्यादा मैं प्रूफ नहीं करूंगा, मैं सिंपल कह रहा है कि
एफ बी डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन 0 1 सच दैट एफ डैश एक्स लेस देन 1। तो कह रहे हैं कोई भी तुम फंक्शन ले लो जो डिफरेंशिएबल है 0 1 पे और जिसका डेरिवेटिव 1 से कम है, जिसका डेरिवेटिव 1 से कम है। तो क्या हो रहा है, जहां x 0 से 1 के बीच है, तो मुझे कोई एक फंक्शन सजेस्ट करो जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। क्या ये बाकी लोग सो गए क्या? अरे इतना क्यों दिमाग लगाते हो? x/2 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, चेक करो जरा। क्या x/2 डिफरेंशिएबल फंक्शन है? क्या x/2 का डेरिवेटिव 1 से कम आएगी? हो गया। मैं बस ये वेरीफाई करूंगा, मैं एंट्रेंस में जनरल एग्जांपल्स है ना डिस्कार्ड करता हूँ, ये वेरीफाई करूंगा जैसे इसको प्रूव के लिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा डेफिनेशन ये सब। सो सीक्वेंस दिस डिफाइंड बाय दिस इज कन्वर्टेड, बस मैं एक वेरीफाई करूंगा कि हर उसके लिए ट्रू होगा ये। और भी तरीका है, मैं प्रूफ भी इसको कर सकता हूँ, कुछ है नहीं ऐसे। तो यहाँ से क्या हो गया, एफ ए एन है एफ 1/n, मैंने an लिया है x/2, तो यहाँ से तुम्हारी an जो आ जाएगी वो 1/2n आ गई, और n टेंड्स टू इंफिनिटी पे क्या होगी, वो 0 पे कन्वर्ज करेगी। ओके हो गया वेरीफाई। अगर तुम्हें जनरल प्रूफ करना है तो वो भी कर सकते हो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एफ डैश मोर देन -1 लेस देन 1। इंटीग्रेट कर लो 0 से x में, चलो तो इसको इंटीग्रेट करें क्या आएगा, fx माइनस f0, और यहाँ 0 से x में इंटीग्रेट कर लो इसको भी, तो कितने आ जाएगी यहाँ पे -x और यहाँ x। तो f0 तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन में, f0 नहीं दिया है, कोई बात नहीं। तो fx की वैल्यू यहाँ से हो गई f0 माइनस x f0 प्लस x, ठीक है जी। fx की वैल्यू तुम्हें कह रहा है f ऑफ 1/n के बारे में बताओ मुझे, तो x को 1/n रख दो यहाँ पे, इसमें तुम x की जगह 1/n रखो, तो तुम्हारा आ जाएगा f ऑफ 1/n मोर देन f0 माइनस 1/n लेस देन f0 प्लस 1/n, ठीक। अब तुम लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लगा दो, तो मुझे बताओ इसकी लिमिट क्या आएगी और इसकी लिमिट क्या आएगी। तो f0 आएगी, तो बाई सैंडविच थ्योरम है ना, स्क्वीज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम, जब an लेस देन bn लेस देन cn है, an और cn की सेम लिमिट है तो bn की भी सेम लिमिट होगी, तो इसकी लिमिट क्या आ गई f0। तो यहां से हो गया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ 1/n f0 पे जाएगी। सो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो फंक्शन तुम कोई भी चूज करो जो ऐसा कर रहा है उसका लिमिट f0 ही होगा, तो हो गया प्रूफ। तो प्रूफ हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करता, तो सीख सकते हो चाहो तो, बट यहाँ पे एग्जांपल्स वेरीफाई कर लिया। सेम यहाँ पे है an bn भी सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर सच दैट an की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है bn लेस देन इक्वल टू l है, मतलब bn बाउंडेड है, तो an की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और bn उस लिमिट से कम है। अच्छा, और an क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताया नहीं मुझे, ओके। और cn मैक्सिमम है an bn का, इसका मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं कि cn जो है मैक्सिमम है ना, तो मोर देन इक्वल टू an भी है और cn मोर देन इक्वल टू bn भी है, इस तरीके से है एक्चुअली, ठीक है जी। अब bn की लिमिट लेस देन इक्वल टू, bn खुद लेस देन इक्वल टू an की लिमिट l है, तो यहाँ लिमिट लगाओगे तो cn की वैल्यू l से ज्यादा हो जाएगी, ओके। और bn लेस देन इक्वल टू l है, तो यहाँ दिख रहा है, दोनों पे लिमिट लगा लो, आ जाएगा n की लिमिट है ना, यहाँ से पता चलेगा कि cn मोर देन इक्वल टू, तुम्हें ये पता है कि नहीं, अगर मान लो an की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है तो लिमिट an के बारे में क्या बोल सकते हो तुम, मैं बोल रहा हूँ सीक्वेंस के सारे टर्म 1 से कम हैं, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द लिमिट ऑफ लेस देन इक्वल टू 1, इक्वल टू 1 भी हो सकता है सम केस में, है ना।
सो जैसे 1 माइनस 1 बाई एन ही हो गया मान लो, तो 1 माइनस 1 बाई एन क्या है, लेस देन 1 है फॉर एवरी एन, बट उसकी लिमिट 1 आ जाएगी, तो लेस देन इक्वल टू 1। सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, तुम लिमिट लगा लो, तो ए एन की लिमिट एल है, यहाँ सी एन की लिमिट एल से ज्यादा है, और खुद यहाँ पे बी एन लेस देन इक्वल टू एल है, तो यहाँ पे लिमिट लगाओगे तो कहीं ना कहीं कहने चाह रहा है कि ये बी एन लिमिट लगा रहा है, तो ये है ना, और क्या हो रहा है, लेस देन इक्वल टू एल आ जाता है। फाइनली ये हो जाए सी एन मोर देन इक्वल टू एल, सी एन की लिमिट एक मोर देन इक्वल टू एल आ जाएगी, एक लेस देन इक्वल टू एल आ जाएगी, तो ये एल की प्रूफ हो जाएगी। फिर से प्रूफ है, तुम एग्जांपल लेकर ट्राई कर सकते हो, और ये मैक्सिमम है दोनों का, ठीक है, तो मैक्सिमम है तो बी एन से ज्यादा ही होगा लिमिट इसकी, और बी एन की लिमिट लेस देन इक्वल टू एल ही है, बी एन की लिमिट लेस देन इक्वल टू एल है, और सी एन ए एन बी एन मैक्सिमम है, और यहाँ से पता चल रहा है सी एन की लिमिट एल से ज्यादा है, देखो सी एन की लिमिट एल से ज्यादा है, यहाँ से पता चल रहा है बी एन की लिमिट एल से कम है, यहाँ सी एन बी एन से ज्यादा है, ए एन से भी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं जाके सी एन की लिमिट एल हो जाएगी। तो लिख के देख लो, एक बार आएगा सी एन की लिमिट लेस देन इक्वल टू एल, एक बार मोर देन इक्वल टू एल, उस तरीके से। ये फिर से मैंने संडे को भी सॉल्व किया था डाउट क्लास में, संडे को किसी ने पूछा था अभी, तो जस्ट इसको सॉल्व किया है, आई थिंक ये आदित्य ने पूछा था, है ना, देखो ये भी किसी ने पूछा था, ये भी सॉल्व किया था कि यहाँ तुम, है ना, ये अभी तुम संडे वाली क्लास देख लो, इस संडे जो हुई थी डाउट क्लास, उसमें देख लो ये सॉल्व करा रखा है, ये भी संडे को सॉल्व करा रखा है। तो ये तुम्हारा समेशन ए एन है, और एक बी एन अपनी मर्जी से तुम 1 बाई एन स्क्वायर ले लो, और ए एन तुम्हारा ये है, तुम ए एन अपॉन बी एन की यहाँ लिमिट निकालोगे, है ना, मैं ये बात कर रहा हूँ, सीरीज बी एन तुम ये ले लो एक्चुअली, है ना, क्योंकि जब हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं बी एन हमें खुद से गेस करना होता है या इंट्रोड्यूस करना होता है, तो वो हम अपने कंफर्टेबल हिसाब से चूज करते हैं ताकि डिसाइड कर सके। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके तुम्हें समझ आएगा कब से कैसे डिसाइड करते हैं। तो यहाँ एक सिंपल फॉर्मूला ये है 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स, तो इसकी लिमिट 1 आएगी, और लिमिट 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स लिमिट 1 आएगी, कब, जब एक्स टेंड्स टू 0 होगी, तो 1 बाई एन इज लाइक एक्स। तो यहाँ से तुम ए एन अपॉन बी एन की लिमिट निकाल लो, लिमिट निकालना आता है ना, ये 1 आ जाएगी, 1 मोर देन 0 है, तो बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट बोथ सीरीज ए एन एंड सीरीज बी एन विल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, या दोनों कन्वर्ज करेंगे या दोनों डाइवर्ज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि ये सीरीज एक्चुअली कन्वर्जेंट है, बिकॉज दिस इज कन्वर्जेंट, सो ये कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी वैसा ही है, देखो, अच्छा इसके टर्म का जो लिमिट है ये क्या हो रही है, 1 पे जा रही है, तुम इसकी लिमिट निकाल दो। तो हमने भी एक थ्योरम पढ़ा था कि ए एन की लिमिट, अगर ए एन की लिमिट 0 पे नहीं जा रही है तो इस सीरीज के बारे में क्या कह सकते हैं जी, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस, दिस इज डाइवर्जेंट, अभी पढ़ा है। तो इसकी लिमिट निकाल लो, ये एन स्क्वायर लीडिंग टर्म है, यहाँ भी एन स्क्वायर लीडिंग टर्म है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के जो लीडिंग टर्म एन स्क्वायर है, तो लिमिट निकालोगे 1 आएगी, तो इसकी लिमिट 1 आ जाएगी, जो कि 0 पे नहीं जा रही, तो ये डाइवर्जेंट है, तो S1 तो डाइवर्जेंट है। यहाँ n स्क्वायर है और यहाँ n क्यूब है, बट n स्क्वायर है n क्यूब है, तो इसका बिहेवियर वैसे ही होगा जो 1 बाई n का होगा। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री 2 है, डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है, तो रेशियो की जो डिग्री होगी ना 1 बाई n टाइप की आएगी ये, क्योंकि या तुम ऐसा समझो कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगा लो, ये मान लो an है, ये bn है, an अपॉन bn की लिमिट निकालो, वो तुम्हारी 1 आएगी, मोर देन 0 आ जाएगी, तो इसका मतलब है कि both converge diverge together, so this is divergent by p test, so this is also divergent। वैसे यहाँ भी ये देख लो, अब ये क्वेश्चन किया मैंने इस टाइप का, तो सिंपली एक एग्जांपल लेके वेरीफाई कर सकते हो। जस्ट ये बोल रहा है कि f एक फंक्शन है -1 से 1 r में कॉन्टिन्यूअस है, कोई फंक्शन ले लो, जो मैंने x ले रखा है, x ले लो या x/2 ले लो, है ना, इस तरीके से, और तो दिखाओ ये कन्वर्जेंट सीरीज है, तो तुम सिंपली यहाँ पे पुट कर लोगे, 1 बाई n माइनस 1 बाई n माइनस 1, एलसीएम ले लोगे तो 1 बाई n स्क्वायर प्लस 1 टाइप का आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1 टाइप का आ जाएगा, तो कन्वर्जेंट हो जाएगी वैसे ही। अच्छा, इसके लिए ये लिया होगा हमने, तो ये भी चेक कर सकते हो तुम, हालांकि वैसे ही हम वहाँ भी कर सकते हैं, क्योंकि 0 पे तो जाएगी, और अभी एग्जांपल से वेरीफाई कर लो, मान लो x/2 ले लिया, तो 1/2n माइनस दिस, ये भी कन्वर्ज करेगी वैसे ही, तो वेरीफाई कर लो। प्रूफ के लिए यू कैन ट्राई प्रूफ, जनरल प्रूफ ट्राई कर सकते हो। ये देख लो, ये भी है ना,
चलिए पिछले क्लास में मतलब पिछले बैच में डिस्कस कर चुका हूँ, ये दूसरा बैच है ना, पहले बैच उसमें उसे लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो बाकी पुराने वीडियोस देखोगे जो लोग बैच 1 के एक से सबके पास है ना, बैच 1 बैच 2 दोनों के वीडियोस सबके पास है, कोई भी बैच की वीडियो देख सकते हो लाइव क्लास पे। तुम अगर बैच 1 में जब डिस्कशन किया तो वो जाके वीडियो देख सकते हो तुम, तो उसमें भी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 4 अपॉन क्या हो गया 4 की पावर क्यूब 3 की पावर 4 इसकी पावर n इंटू साइन n, ठीक है। सो इसकी लिमिट क्या होगी जी n टेंड्स टू इंफिनिटी पे, 0 आएगी, क्योंकि हाँ क्योंकि ये आपका 64 है और ये आपका 81 है, लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 है तो इसकी पावर अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी लगाओगे तो 0 पे चली जाएगी, तो ये 0 पे चली जाएगी। और ये बाउंडेड टर्म्स है, तो बाई लिमिट मतलब स्क्वीज थ्योरम या क्या था सैंडविच थ्योरम लगाओगे तो ये आपका आंसर 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। अगेन इजी है ये भी, तुम पुट कर लो यहाँ पे fx की वैल्यू पुट कर लो sin x, और तुम्हें ये फॉर्मूला पता है कि sin x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 1 होता है, तो ये वाला लग जाएगा 1/n 2/n इस तरह से, तो ये अप्लाई कर सकते हो तुम, हो जाएगा, तो उससे आ जाएगा इजीली आंसर। फिर क्या है यहाँ पे, तुम्हें बोल रहा है कि an भी अब यहाँ अप्लाई करो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि an तुम्हारे पास रियल सीक्वेंस है जो a पे कन्वर्ज कर रही है, ठीक है ना, स्मॉल a पे कन्वर्ज कर रही है, तो बताओ इसके बारे में क्या बोल सकते हो, है ना। अब ये सब क्वेश्चन क्या है, तुम्हें एक्चुअली थब आएगा करना, तुम ट्राई करोगे, अब मैं तो करा दूंगा, तुम्हें समझ आएगा सर ने करा दिया, लेकिन तुम्हें नेक्स्ट टाइम फिर से मिलेगा तो फिर से वही दिक्कत आएगी जो अभी दिक्कत आ रही होगी। जब तुम ट्राई करोगे तो सीखोगे, क्योंकि तुम ऐसे रट्टा टाइप का नहीं मारना है, तुम्हें अप्रोच डेवलप करना है, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि ट्राई करके आओ। आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी ट्राई किए हुए हैं, क्योंकि डाउट सही संडे भी पूछा था लोगों ने, तो फिर भी कर देखो। सो क्या होगा यहाँ पे, इसने कहा है कि an एक रियल सीक्वेंस है जो a पे कन्वर्ज कर रही है, a मोर देन 0 है, ठीक है, तो an कोई सीक्वेंस है जो a पे कन्वर्ज करी और a मोर देन 0 है, ठीक है। तो कोई मुझे सीक्वेंस बताओ, हाँ एग्जांपल ले लो चाहो तो, चलो मान लो 1 + 1/n ही ले लिया, ठीक है, तो ये कहाँ पे कन्वर्ज कर रही है 1 पे, तो मेरा a 1 हो गया, ठीक है। अब तुम चेक कर लो बाकी के बारे में, तो अगर वो 1 पे कन्वर्ज कर रही है तो क्या ये कन्वर्ज होगी, अगर देखो ये मोर देन 0 पे कन्वर्ज कर रही है, तो अगर an की लिमिट मोर देन 0 है, मतलब 0 तो है नहीं, तो इस सीरीज के बारे में क्या बोल सकते हैं हम, बोलो भाई, an की लिमिट मोर देन 0 है, सो व्हाट कैन वी से अबाउट दिस सीरीज, हाँ सीरीज डाइवर्स करेगी, तो सीरीज सिंपली डाइवर्स करेगी, तो ये हमारे पास कन्वर्ज वाला जो भी ऑप्शन है ये आउट हो जाएगा, है ना, यही चीज है, बच्चे है ना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, उसको है कि सर सारे क्वेश्चन करा भी दे लेकिन हम कुछ करे भी नहीं, इस तरह से, मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं, तो उससे सर का रिवीजन हो रहा है, तुम्हारा नहीं होगा, सर का एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, तुम्हारा तब हो जाए तुम करोगे तब एग्जाम क्वालिफाई होगा। सो ठीक है, तो क्या हो गया, तो आउट हो गया, बाकी बच्चे देख लेते हैं। हाँ इसी सीक्वेंस के लिए बात कर लेते हैं, तो an अपॉन इसी सीक्वेंस के लिए बात कर लो, सो an अपॉन n तुम लोगे तो क्या आ जाएगा 1/n + 1/n², ये आ जाएगा ना। अब तुम चेक करो इसके बारे में, an अपॉन n तुम्हारा ये है, अगर इसमें मैं सीरीज लगा दूं, सीरीज an अपॉन n लगा दूं, तो ये क्या हो गया सीरीज 1/n सीरीज 1/n², सो व्हाट कैन यू से अबाउट, क्या ये कन्वर्जेंट होगा, ये वाली सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है ना, क्योंकि सीरीज 1/n तुम्हारा इंफिनिटी पे जा रही है, तो इंफिनिटी प्लस समथिंग इंफिनिटी हो जाएगी, तो ये वाले ऑप्शन कह रहा है कन्वर्जेस, तो ये आउट हो गया, तो बचा क्या, हो गया एग्जांपल से, तो एग्जांपल डिस्कार्ड करता है, ठीक है ना, हम तुम एग्जांपल क्यों ले रहे थे, ऑप्शन को आउट करने के लिए, क्योंकि वैसा कोई भी सीक्वेंस जो इसको सेटिस्फाई करे उसके लिए ऑप्शन सेम ही रहेगा, तो जनरल क्वेश्चन एग्जांपल से कर दो, डिस्कार्ड कर लो ऑप्शंस को। अब यहाँ पे से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, A1 2 है, B1 1 है, an + 1 जो है
ए एन प्लस बी एन बाई 2 है, बी एन प्लस 1 2 ए एन प्लस बी एन अपॉन ए एन प्लस बी एन है। तो पहली बात तुम्हें दिखाना है कि ए एन बी एन लेस देन इक्वल टू ए एन होगी, सो बी एन लेस देन इक्वल टू ए एन होगी। तो तुम अगर ध्यान से देखो ये कुछ ऐसा है 2 अपॉन 1 बाई ए एन प्लस 1 बाई बी एन, है कि नहीं? तो आप लोग जानते हो अरिथमेटिक मीन इज मोर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज मोर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। तो ये हार्मोनिक मीन है एक्चुअली और ये अरिथमेटिक मीन है। क्या रिलेशन होगा? तो ये ज्यादा होगा, तो यही कह रहा है पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट प्रूव हो जाएगा इस लॉजिक से कि अरिथमेटिक मीन इज मोर देन हार्मोनिक मीन। आई होप ये वर्ड आप जानते होंगे। तो ए प्लस बी बाई 2 ए बी के बीच का अरिथमेटिक मीन है और 2 अपॉन 1 बाई ए प्लस, क्योंकि हार्मोनिक मीन क्या होता है, पहले एपी का रेसिप्रोकल करते हो फिर आप मीन लेते हो। तो ये हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? अरिथमेटिक मीन तो ये हो गया, हार्मोनिक मीन हो गया। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? ए एन बी एन का, यस रूट ए एन बी एन, ठीक है। सो आपका अरिथमेटिक मीन ए प्लस बी बाई 2 है, हार्मोनिक मीन ये अगर बीच में ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट अंडर ए एन इंटू बी एन। इस तरह से ये आपका ज्योमेट्रिक मीन है। तो अब ऐसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लो चाहो तो सिंपली, तो ये हो गया। बाकी ऐसे प्रूव हो जाएगा, ये भी तुम ऐसे दिखा सकते हो। इसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 इधर ले आओ चाहो तो, ए एन प्लस बी एन अपॉन 2। तो हमें नेक्स्ट क्या दिखाना है? बी एन प्लस 1 की वैल्यू ज्यादा है बी एन से, सो बी एन प्लस 1 की वैल्यू बी एन से ज्यादा है। तो हो जाएगा ना यहाँ से, इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं 2 टाइम नहीं, इसको ए एन बी एन से डिवाइड कर देते हैं, क्या बचेगा? बी एन मीन्स व्हाट? 2 ए एन माइनस 1 बी एन माइनस 1 अपॉन दिस। अच्छा यहाँ से आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। सो यहाँ से दोनों यूज करना पड़ेगा तुम्हें। 2 ए एन माइनस ए एन इज बी एन। अच्छा इसका प्रोडक्ट करके देखो क्या आता है। ए एन प्लस 1 इंटू बी एन प्लस 1 कितना आ जाएगा? इतना प्रोडक्ट अगर कर दोगे तुम, अच्छा ये नहीं प्रोडक्ट कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा ए एन इंटू बी एन। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि ए एन प्लस 1 ए एन बी एन प्लस 1 बराबर ए एन बी एन। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है कि तुम n कुछ भी ले लो, तो इसका मतलब नेक्स्ट इसी रिकर्सन को तुम कंटिन्यू कर सकते हो। यही रिकर्सन को ना कंटिन्यू किया जा सकता है। तो यहाँ आ जाएगा ए एन माइनस 1 इंटू बी एन माइनस 1, फिर ऐसे ही लास्ट तक ए वन बी वन तक आ जाएगा। ओके यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ एक्चुअली बोलना चाह रहा है यहाँ पे तुम दिखाओ बी एन जो है तुम्हारा वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, तो तुम वहां से देख सकते हो तुम्हारे पास क्या है, B1 तो है, तो B1 के हेल्प से तुम B2 निकाल सकते हो, इससे एक आइडिया लग जाएगा। ये जनरल भी दिखा सकते हो, मिल जाएगा वहां से Bn प्लस 1 की वैल्यू निकाल लो है ना। जैसे A1 पता है, A1 B1 पता है, तो A2 आ जाएगा, तुम B2 निकाल लो तो एक तुम्हें पैटर्न दिख जाएगा, तो उससे दिख जाएगा तुम्हें, मतलब तुम्हारा B1 है ना, तुम B2 निकाल सकते हो वहां से, तो वो वैल्यू यूज करके B2 निकालो, तुम्हें एक पैटर्न दिख जाएगा, उस तरीके से कर सकते हो। नहीं तो डिफरेंस ले लो, वैसे हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। अब सिंपली लास्ट पार्ट ये है कि द सीक्वेंस an and bn converges to the same limit √2। तो होगा क्या अब कि देखो an प्लस 1 an प्लस 2 a1 b1 सब इक्वल आ गया, और a1 इंटू b1 किसके इक्वल है, a1 इंटू b1 यहाँ पे ना 2 के इक्वल है एक्चुअली। तो यहाँ से क्या होगा an प्लस 1 bn प्लस 1 का प्रोडक्ट जो है an इंटू bn, इसकी वैल्यू 2 के इक्वल आ जाएगी, क्योंकि a1 इंटू b1 2 है।
अब यहाँ से बस एक काम ये कि तुम ये दिखा दो कि an और bn दोनों की लिमिट इक्वल है, तो वो हो जाएगी। तो तुम्हें दिखाना पड़ेगा an bn दोनों की लिमिट इक्वल है, दिखा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, l इंटू एल बराबर है ना एल स्क्वायर बराबर 2, तो l की वैल्यू √2 आ जाएगी। सो ये हो गया। तो पहले तो ये दिखाना है कि दोनों की लिमिट सेम है, ठीक है। एक बार दिखा दिए लिमिट दोनों की इक्वल है तो हो जाएगी। अब लिमिट कैसे दिखाओगे इक्वल है, तो यहाँ से तो मिल रहा है कि an की लिमिट है ना जो bn है लेस देन इक्वल टू an है, और एक बार कहीं दिखा दो कि वैल्यू जो है ज्यादा है। उसका लॉजिक ये है कि तुम्हारा a1 जो होगा डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा, bn जो है ना तुम चेक करना इसको, ठीक है। bn जो तुम्हारा इंक्रीजिंग है और an डिक्रीजिंग है, ठीक है, और दोनों की लिमिट सेम हो जाएगी। am को l और bn को तो m उससे भी आ जाएगा ना। अच्छा, तो जैसे मान लो ये a है तो a प्लस बी बाई 2, हाँ ये भी हो जाएगा, b बराबर 2ab बाई a प्लस b, तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, a बराबर b आ जाएगा, है ना। तो ये है, मतलब मान लो an की लिमिट स्मॉल a है और bn की लिमिट स्मॉल b है, तो उस तरीके से an की स्मॉल a है, bn की स्मॉल b है, तो यहाँ से a प्लस b बाई 2 इससे सॉल्व करके a बराबर b आ जाएगा, ठीक है। a बराबर b आ गया, यहाँ से आ गया तुम्हारे पास a इंटू b आ गया, तो जो इक्वल है यहाँ से, तो a स्क्वायर बराबर 2 आ गया, तो a बराबर √2 आ गया, क्योंकि टर्म्स नेगेटिव कभी होंगे नहीं तो -√2 आएगा नहीं, इस तरीके से हो जाएगा। ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तब 8, 10, 20 मार्क्स के आते थे एक क्वेश्चन। ये भी ऐसे ही है, देखो इसका तो ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ ये पूरा असाइनमेंट जितने भी 5-6 असाइनमेंट भेजे हैं उसको सारा ट्राई करो, और इसका डिस्कशन एक बार फर्स्ट बैच में हो चुका है, तो वो वीडियो भी तुम देख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम आगे आकर देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीखना तुम्हें मेन है, तुम देख सकते हो। फिर भी कुछ क्वेश्चन डाउट रह गया, बैच 1 में डिस्कशन हो चुका है इन सब पेपर्स का, तो उसका देख सकते हो तुम, और उसमें फिर भी डाउट रहा तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करो। बट जितना जल्दी हो सके सारे असाइनमेंट निपटाओ, क्योंकि बाद कभी नहीं आएगा, भी असाइनमेंट मिलता ही रहेगा, आगे भी असाइनमेंट है ना, बहुत सारे प्रोसेस में है, तो भी असाइनमेंट तुम्हें मिलता रहेगा फ्रीक्वेंटली हर चैप्टर का। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि बाद आज का काम तुम बाद में करो, क्योंकि बाद में भी असाइनमेंट होगा, तब बाद का काम करना, तो अभी का जो काम है उसको कंप्लीट करते चले जाओ। तो ये असाइनमेंट जो सीक्वेंस सीरीज खत्म कर लो, प्रोबेबिलिटी खत्म कर रखा होगा तुमने, जो हो गया सीक्वेंस सीरीज कर लो। अभी कैलकुलस स्टार्ट, अभी क्या चल रहा है तुम्हारा, हाँ कैलकुलस स्टार्ट होगा, इसमें उधर रैंडम वेरिएबल का असाइनमेंट दे रखा है, तो वो ट्राई कर सकते हो। ये टॉपिक खत्म होगा तो वो कर लो, तो जो अभी चल रहा है उसको कंप्लीट करते जाओ, क्योंकि असाइनमेंट आगे नए नए और असाइनमेंट आएंगे, तो तुम पुराने वाले पेंडिंग रहेगा, तुम्हारा दिक्कत है। तो इसको कंप्लीट करो, आज डिस्कशन कर देता हूं मैं। हाँ जी, 29 अच्छा ट्राई कर रखा है आपने, चलो इसको भी कर देते फिर आगे बढ़ते हैं। 29 ना, एक मिनट, 20 हाँ 21 ठीक है, 21 में चलो तो ये एक बार देख लेते हैं, इतना कर इसको देख लेते हैं, ये दिख रहा है तो an/bn लेस देन 1 है, तो इसको देख के क्या याद आता है, n + 1/n कहाँ पे आता है, रेशियो टेस्ट में, है ना। और रेशियो टेस्ट अगर लेस देन 1 है तो क्या बोल सकते हो सीरीज के बारे में, अगर ये लेस देन 1 है an/bn की लिमिट, सीरीज के बारे में क्या बोल सकते हैं, कन्वर्जेंट। ये होता ना कि अगर an/bn की लिमिट लेस देन 1 है तो जो रेशियो टेस्ट है दैट सेज इट इज कन्वर्जेंट, तो ये कन्वर्जेंट है, तो an जो है समेशन कन्वर्जेंट है। अब कन्वर्जेंट है तो an की लिमिट क्या हो जाएगी, 0, तो यहाँ से an को 0 रख दो, तो an को 0 पुट कर दो, तो e की पावर 0 + 0/1/4 आ गया, तो इजी है, an को 0 रख दो। तो पहला क्वेश्चन भी इसी लॉजिक पे था, वहां रूट टेस्ट यूज हुआ था, रेशियो टेस्ट यूज हुआ। हाँ कौन सा पूछा था, 21 21 ना, किसी को डाउट, हाँ ठीक है चलो, है ना, जल्दी जल्दी निपटाओ, कैसे भी खुद से सॉल्व करो। सॉल्यूशन बुक भी हालांकि ड्राइव में है, यहाँ भी है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा पहले खुद करो फिर सॉल्यूशन देखो या वीडियो देखो सॉल्यूशन का, पहले खुद ट्राई करो तब देखो, तो ज्यादा समझ आएगा, ज्यादा दिन तक याद रहेगा। तो अब इसको ट्राई करते हैं, देखो तो हमारे पास ये है, अच्छा तो यहाँ पे देखो ये एक फॉर्मूला यूज किया हुआ है, क्या है 1/n दिस
एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है कि जो अरिथमेटिक मीन है सीक्वेंस के टर्म्स का, ये लिखा भी है यहाँ पे, a1 प्लस a2 प्लस an अपॉन n, n टेंस टू इन्फिनिटी, ये वही आएगी जो लिमिट an आएगी n टेंस टू इन्फिनिटी पे, पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस पे ये अप्लाई होगा। तो चेक कर लो कितनी लिमिट आएगी, तो ये तो लिमिट ठीक है 0 पे जाएगी, नो प्रॉब्लम, समझ रहे हो ना। ये a1 a2 a3 an और अपॉन में n है, तो tn जो है एवरेज है सीक्वेंस an के n टर्म्स का। सो tn की लिमिट वही आएगी जो an की लिमिट आएगी इस फॉर्मूले से, ये tn यही तो है, तो tn की लिमिट यही आएगी जो an की लिमिट आएगी, और an क्या है तुम्हारा 1/√10, तो 0 पे चली गई, ठीक है। समझ आया कि नहीं भाई नवाज़? ये इसको मैं a1 बोल रहा हूँ तो कर सकते हैं। हाँ हाँ, इसको तुम ट्राई देख सकते हैं कैसे प्रूफ होगा इसका। तो ये फॉर्मूला है कि जो tn है वो a1 प्लस a2 प्लस an अपॉन n एवरेज है, तो ये रिजल्ट है, हालांकि ज्योमेट्रिक मीन के लिए भी ट्रू है ये। इनफैक्ट a1 इंटू a2 अप टू an, इसकी पावर 1/n, इसकी लिमिट भी सेम ही आएगी, सो इसकी लिमिट भी वही आएगी जो an की लिमिट है। हाँ सर ये तो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से मिल जाएगा। अच्छा, तो 1/n लेके ओके, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट से भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ तुम 1/n लेके कर लो, लेस देन 1 करके। अच्छा, तो सारे टर्म 1/n से छोटे हैं वैसा? नहीं सर 1/n लेंगे तो उसकी लिमिट 1 आ जाएगी, 1 तो आएगी 1, तो और बाकी 0 हो जाएगी n वाली, तो सीरीज जो हो जाएगी वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी, तुम ये कह रहे हो? हाँ ठीक है ना, ये उस पे जाएगी एक्चुअली, लिमिट n टेंस इन्फिनिटी लोगे तो 1/√n की वैल्यू ये तो इन्फिनिटी हो जाएगी, 1/n के साथ अगर कंपेयर करोगे तो bn अपॉन an अगर तुम ले लो, हाँ तो bn अपॉन an लोगे 0, तो क्या आंसर लग रहा है? इसका आंसर क्या होगा? कंक्लूजन तो नहीं आएगा सर, हैं? क्या नहीं आएगा? लिमिट कंपैरिजन से सर कंक्लूजन नहीं आता है। लिमिट कंपैरिजन में अगर कंक्लूजन कब, हाँ क्योंकि वो इन्फिनिटी या 0 होगी तो दिक्कत होगा। कंक्लूजन नहीं कर पाएंगे सर, लिमिट तो इसको अगर तुम लेस देन इक्वल टू अगर किसी करना चाहो तो कर सकते हैं। ठीक है, tn तुम्हारा 10/√10 सो 1/√10, तो 1/1 किससे ज्यादा है? 1/√10 से। 10/√10 सर, 10/√10 इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1/n, और ये सारे टर्म 1 में और 1/√10 में इसकी वैल्यू ज्यादा है। 1 की ज्यादा है, फिर ऐसी 1/√2 और 1/√10 में किसकी वैल्यू ज्यादा है? लार्ज n के लिए अगर बात करें तो, है ना, तो इस तरह से 1/√10 और मोर देन 1/√10 इक्वल टू लगा लो। सो यहाँ तो इक्वल ही हो गया, तो मैं लार्ज n के लिए बात कर रहा हूँ। सो n अगर लार्ज होगा तो 1 मान लो √n-1 है, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा, इसकी वैल्यू कम आएगी, इस तरीके से। और अगर तुम ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा? ये
इन सबको ऐड कर दो तो इधर तुम्हारा वो आ गया ये वाली चीज, मतलब इधर 1 है 1/√2 1/√3 इस तरह से 1/√n तक है। तो समेशन 1/√k फ्रॉम 1 to n, ये मोर देन इक्वल टू कितनी आ गई n/√n, ये कह रहे थे। अब मैं अगर n से मल्टीप्लाई कर दूं 1/n से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दूं 1/n से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो गया, ये कैंसिल, तो क्या मिला, इसको मैं इधर लिखता हूँ। सो 1/n समेशन 1/√k फ्रॉम 1 to n, दिस इज मोर देन इक्वल टू 1/√n। ठीक, अब इसके करस्पॉन्डिंग सीरीज के बारे में तुम क्या जानते हो, मतलब सीरीज 1/√n के बारे में क्या जानते हो। तो ये जब छोटे वाले सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग सीरीज डाइवर्जेंट है तो बड़े वाले सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग सीरीज क्या होगी, कंपैरिजन टेस्ट। तो ये क्या आएगी, डाइवर्जेंट होगी ना, तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगी, डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस, सी वाला सही हो जाएगा, देख लो। तो इस तरीके से यूज कर लिया हमने, तो यहाँ से आ गए फिर हुआ ना, तो वो 1/√n और इधर दिस, तो ये टर्म कहने का मतलब दिस टर्म इज मोर देन इक्वल टू 1/√n एक्चुअली, यह समझ लो n टाइम 1/n√n है ना, इस तरह से। तो वैसा है, तो सिंपली तो ये ना ये छोटा है, ये सीरीज डाइवर्जेंट है तो ये बड़ा डाइवर्जेंट ही होगा, ठीक है, इससे हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट 29। सर एक मुझे हाँ जी 7 क्या पूछ रहे हैं। वो लिमिट में आपने ये बताया ना कि जो मेट्रिक और एवरेज के फॉर्म में लगाए तो वो लिमिट एंड टेस्ट टू इनफिनिट n, अभी आपने एक फार्मूला बताया तो जी मैं ये लिखा था, पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए करेक्ट होगा, सीक्वेंस के लिए करेक्ट होगा, मैं ये लिखा था। हाँ सर वो टेस्ट एप्लीकेबल है या फिर कोई उसका स्पेसिफिक कंडीशन है। नहीं कहीं भी एप्लीकेबल है, अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो ये फॉर्मूला है एक्चुअली। हाँ सीक्वेंस एन कन्वर्जेंट है उस केस में ऐसा रहेगा। नेक्स्ट कौन सा पूछे थे 29, तो नेक्स्ट पूछ रहे थे। हाँ बाकी लोग ट्राई करो, बाकी मैं फिर से कर रहा हूँ, आप एक एक क्वेश्चन खुद से करो। हेल्प लेने के लिए जो एमएस का सॉल्यूशन बुक भी ड्राइव में अपलोडेड, ऑलरेडी ड्राइव में है अवेलेबल, ड्राइव में जाओगे वहाँ एमएस का जो पीवाई ईयर वाइज पेपर नाम का फोल्डर है उसमें है सॉल्यूशन, और हमने पिछले बैच के वीडियोस देखोगे आप तो उसमें भी डिस्कस कर रखा है। तो आपको सीखना है समहाउ, ताकि नेक्स्ट टाइम इस तरह क्वेश्चन मिले एग्जाम में भी तो आप सॉल्व कर सको। फिर भी रह गया तो नेक्स्ट टाइम आप पूछो, 5-6 असाइनमेंट है, सारे निपटाओ जल्दी। 29 ओके। तो कह रहा है कि लेट सी रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है और यूएन इस तरह से डिफाइंड है आपका। तो यूएन क्या डिफाइन किया हुआ है इसने कि 1 + c/n, c कोई भी रियल नंबर है, बाई n² और 3 - 1/n की पावर 1 पावर n। सो द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द सीरीज कन्वर्जेस। अच्छा तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो un की पावर 1/n है उसकी लिमिट क्या आएगी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे, क्या निकाल पाओगे आप लोग? कितना टाइम लगेगा? बाई 3 इंटू ई की पावर कुछ नहीं आएगा। अच्छा एक मिनट, हाँ सॉरी वो तो n कट कैंसिल हो गया, तो 3 ठीक है, e की पावर c/3। तो अब ये क्या है आपके पास, अब ये लेस देन 1 कब होगी, भाई e की पावर c लेस देन 3, टेकिंग log बोथ साइड, सो log e की पावर c लेस देन log 3, तो c लेस देन log 3। सही हुआ कि नहीं, समझ आया कि नहीं, है ना? तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे, रूट टेस्ट यूज किया।
ये इसकी बात कर रहा था ना कि ये कब कन्वर्ज करेगी, तो अगर मॉड un की पावर 1/n की लिमिट लेस देन 1 हो जाए तो कन्वर्ज कर जाएगी। और कोई क्वेश्चन जिन्होंने ट्राई कर रखा है ऑलरेडी? किसी सीक्वेंस में हाँ, किसी सीक्वेंस में दो लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। लिमिट पॉइंट तो हो सकता है, लिमिट एक ही होगा। जैसे -1 की पावर n है, तो लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन ये है कि इनफिनाइटली मेनी टर्म सीक्वेंस के उस पॉइंट के नेबरहुड में है और दूसरा पॉइंट के भी नेबरहुड में हो। जैसे -1 की पावर n वाला है सीक्वेंस है, तो इनफिनाइट टर्म इवन है, इनफिनाइट टर्म ऑड है, तो इनफिनाइट टर्म 1 पे कन्वर्ज करें, इनफिनाइट टर्म -1 पे कन्वर्ज कर दीजिए। तो दो लिमिट पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन लिमिट एक ही होगा। कन्वर्जेंट में भी सर दो लिमिट हो सकते हैं। नहीं, कन्वर्जेंट नहीं होगा। कोई सीक्वेंस कन्वर्ज होने के लिए लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, एक ही लिमिट होनी चाहिए। दो लिमिट आ रही है तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है, कन्वर्जेंट नहीं होगी। कन्वर्जेंट सीक्वेंस में सर दो लिमिट पॉइंट हो सकते हैं क्या? कन्वर्जेंट सीक्वेंस में दो लिमिट पॉइंट नहीं होंगे, दो लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट नहीं होंगे, एक ही लिमिट पॉइंट होगा तभी वो कन्वर्जेंट होगा। दो लिमिट पॉइंट नहीं हो सकते। कन्वर्जेंट सीक्वेंस उसका एक ही लिमिट पॉइंट होगा। सर ये 30 मैं सर डाउट सर समेशन इसमें सर पी कौन सा? टेस्ट सर इसमें कैसे यूज करेंगे? किसमें? Summation बोल रहे हो आप, बताओ। हाँ, इसी तरह सर एक डाउट सर कौन सा क्वेश्चन है? n+1/n²। ये नहीं है सर, इसी तरह सर डाउट n+1/n yes n या n स्क्वायर? yes sir n² हाँ, तो आप सीक्वेंस में क्या सीरीज की बात कर रहे हो? नीचे सीक्वेंस सीरीज में सर सीरीज क्या ये क्वेश्चन n+1/n² की सीरीज? यूज करना है तो सर इसमें यस सर तो इसमें वो कर लो ना, यस सर इसमें पी टेस्ट यूज करना है। पी टेस्ट को हटा लो, इसको 1/n + 1/n² हो गया, इसको सेपरेट कर लो। इसका सम इंफिनिटी, इसका सम π²/6। डायरेक्ट करना हो सर n कॉमन लेके। हाँ, ऊपर से चाहो तो एक कॉमन ले लो, इन कॉमन ले लो न्यूमरेटर में से। वो सर n कॉमन लेके जो करते हैं तो सर हाँ, तो न्यूमरेटर में से n कॉमन लो ना, एक n कट जाएगा तो बचेगा क्या? 1 + 1/n, 1/n बाहर है तो उसको सर कैसे कंपेयर करेंगे? तो 1/n से कर लो तुम सिंपली। ये तुम्हारा भाई सीरीज an है, तुम अपनी मर्जी से bn इंट्रोड्यूस करो 1/n। अब तुम an/bn की लिमिट निकाल दो मेरे भाई, कितनी आएगी? ठीक करो, 1 आ जाएगी। तो ये डाइवर्जेंट है, इसलिए वो डाइवर्जेंट हो जाएगा। लिमिट कॉम्पिटिशन टेस्ट समझ आया कि नहीं? bn लो 1/n, an तुम्हारा ये है और an/bn की लिमिट निकालो, देखो 1 आ जाएगी। 1 मोर देन 0 है तो बोथ सीरीज विल कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, तो उससे आ जाएगा। ठीक है कि नहीं? ये रामाशीष, आवाज नहीं आ रही। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में। हाँ आदित्य, क्वेश्चन 30 है ये, जैसे इसमें ये है कि an + bn ऑलवेज कन्वर्जेंट। जैसे इसमें ये है कि an + bn ऑलवेज कन्वर्जेंट और an इंक्रीज कर रहा है, bn डिक्रीज कर रहा है, तो सर an बाउंडेड है वो अगर bn बाउंडेड है वो ठीक है, सर बाउंडेड कैसे बोल सकते हैं कि दोनों बाउंडेड होगा? क्योंकि ये सम कन्वर्ज कर रही है ना। हाँ, तो सर सम अगर कन्वर्ज करती है तो इससे ये होता है ना कि दोनों ही सीरीज का सीक्वेंस कन्वर्ज करनी चाहिए। नहीं, जरूरी थोड़ी है, दोनों का सीक्वेंस नहीं कन्वर्ज तभी हो जाएगा। ऐसा भी सीक्वेंस है जो कन्वर्ज नहीं कर रही है, सम होगा वो हो जाएगा। जैसे मान लो n है, वैसा जो मतलब तुम कह रहे हो सम कन्वर्ज कर रही है, दोनों कन्वर्ज करना चाहिए। उसका एग्जांपल मिल जाएगा जहां अलग अलग वो ऐसा बना लो कि कट जाए वो। जैसे मान लो n है और -n है, चलो एक सीक्वेंस an है और एक सीक्वेंस -n है, इसका सम क्या होगा? 0। ये तो कन्वर्जेंट हो गया।
सम कन्वर्जेंट है, लेकिन कहाँ एन कन्वर्जेंट है? कोई भी कन्वर्जेंट नहीं है। तो बाउंडेड में भी नहीं होना चाहिए था। अरे यहाँ तुम कहना क्या चाह रहे हो? देखो इसने कहा है, तुमने बस यही कहा कि एन प्लस बी एन कन्वर्जेंट है, तो एन बी एन कन्वर्जेंट होना जरूरी थोड़ी है। एन बी एन कन्वर्जेंट दोनों है तो सम कन्वर्जेंट होगा। अगर सम कन्वर्जेंट तो कन्वर्स ट्रू थोड़ी है। एग्जांपल मिल गया। अगर एन एंड बी एन इंडिविजुअली कन्वर्जेंट है दोनों, तो उसका सम कन्वर्जेंट होगा, वो ऑब्वियसली लिमिट दोनों के सम हो जाएंगे। लेकिन अगर सम कन्वर्जेंट है तो उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि दोनों अलग अलग कन्वर्जेंट होगा। मैं कोई और कंडीशन नहीं ले रहा हूँ, अब कोई और कंडीशन लूंगा तब सोचूंगा कि सीक्वेंस रियल नंबर है, इस तरह से एन इंक्रीजिंग है, बी एन डिक्रीजिंग है। तुम एग्जांपल लेके डिस्कार्ड कर सकते हो ट्राई करके, है ना। तो एन इंक्रीजिंग है, बी एन डिक्रीजिंग है, तो किस कंडीशन में ये कन्वर्जेंट होगा? तो मान लो एन तुम्हारा इंक्रीजिंग है और अगर बाउंडेड एबव हो जाए, बी एन डिक्रीजिंग है, बाउंडेड बिलो हो जाए, तो दोनों कन्वर्जेंट हो गए तो कन्वर्जेंट हो जाएगा। जैसे मान लो ये है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है किस कंडीशन में कन्वर्जेंट रहेगा, ऐसा कंडीशन बताओ। देखो दो चीजें होती है, तुम्हें एक समझना पड़ेगा मैथमेटिकल लॉजिक्स। जैसे कई बार क्वेश्चन में गिवन है देन पूछ रहा होता है, कई बार क्वेश्चन में गिवन है इफ पूछ रहा होता है, दोनों अलग अलग चीज है मेरे भाई। देखो कुछ गिवन है बोलेगा इफ क्या होगा, और एक होता है कुछ गिवन है देन क्या होगा। ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है, तुम्हें समझना पड़ेगा। तो यहाँ तुमसे इफ पूछ रहा है कि इफ व्हाट इन द फोर ऑप्शन देन दिस हैपेंस। यहाँ देन नहीं पूछ रहा कि दिस हैपेंस देन दिस। क्वेश्चन समझ रहा क्या बोल रहा हूँ? दो तरह के क्वेश्चन होंगे, एक कंडीशन गिवन है देन पूछ रहा है, एक कंडीशन इफ पूछ रहा है। यहाँ पे इफ पूछ रहा है देन नहीं। अब सोचना कि इनमें से कौन सा इंप्लाई करेगा इसको, तो सोच लो इनमें से कौन सा कंडीशन इसको इंप्लाई करेगा। ये नहीं कह रहा कि ये इंप्लाई है तो ये होगा। समझ आ भाई आदित्य कि नहीं? तो कई बार बच्चे क्वेश्चन गलत समझता है, तो तुम्हें देखना है तुमसे इफ पूछ रहा है या देन पूछ रहा है। तो यहाँ इफ पूछ रहा है कि इफ दिस ऑप्शन, इधर बता इफ कौन सा ट्रू हो देन ये हो जाए। ये नहीं पूछ रहा कि ये हो जाए देन क्या होगा, ऐसा नहीं पूछ रहा। दिस देन दिस, नॉट दिस देन दिस, ऐसा नहीं पूछ रहा। तुम्हें क्वेश्चन समझना पड़ेगा। ओके सर। 1 मिनट, सर का फोन आ रहा है। ठीक है चलो, गुड नाइट, थैंक यू। हाँ यस सर।